Hello students, welcome to Biogenome. Namaskar, Sanjay Singh here, and today we are discussing about an introduction to a biology. ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने दो लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं. बायोलॉजी का इंट्रो है और आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? तो शुरू करते हैं. कल मैंने आप लोग बताया था कि हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं और जीन्स हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं. ठीक है ना? अब एक चीज़ हमने और देखी थी कि एक जीन के अंदर दो एलील होती हैं. एक एलील डोमिनेंट होती है, दूसरी वाली रेसिव होती है. ठीक है ना? तो एक डोमिनेंट एलील होगी, दूसरी रेसिव एलील होगी. डोमिनेंट एलील खुद को एक्सप्रेस कर पाती हैं, मतलब डोमिनेंट एलील जो होंगी वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन या एंजाइम बना पाती हैं. और एंजाइम फिर क्या करेगा, वो जाता है सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में वो करवाता है. और जो रेसिव एलील होती हैं, जैसे कैपिटल ए रेसिव एलील है, तो रेसिव एलील यहाँ पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी. ठीक है ना? ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगी, एमआरएनए नहीं बना पाएगी, ट्रांसलेशन नहीं करेगी, प्रोटीन नहीं बना पाएगी, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी. ठीक है ना? अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है तो वो कोई भी काम नहीं कर पाती है. मतलब रेसिव एलील खुद को शो नहीं कर पाएगी, डोमिनेंट एलील खुद को शो करेगी. ठीक है ना? डोमिनेंट होती है, रेसिव होती है. जैसे मान लो कैपिटल पी प्लांट के अंदर दो एलील होती हैं, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी. तो कैपिटल टी प्लांट की हाइट को इंक्रीज कराती है क्योंकि कैपिटल टी एंजाइम बनाती है, और स्मॉल टी जो होती है तो वो खुद को रेस्क्यू नहीं कर पाती, एंजाइम नहीं बना पाती, तो प्लांट ड्वार्फ रह जाता है. ठीक है ना? तो कैपिटल टी होगी तो टॉल होगा, स्मॉल टी होगी तो ड्वार्फ होगा. ठीक है? तो जीन क्या होती है? जीन इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए. जीन इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैन कंट्रोल वन जेनेटिक कैरेक्टर. ठीक है ना? ध्यान से देखना. मान लो ये हमारा जीन डीएनए हो गया. ये हमारा डीएनए हो गया. डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं ना. डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं. डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं. और जीन्स के अंदर जो है बेटा जो है जीन हमारे एक जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है. जीन कैन कंट्रोल वन जेनेटिक कैरेक्टर, जनरली वन जेनेटिक कैरेक्टर. ठीक है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जीन मिलके एक जेनेटिक कैरेक्टर कंट्रोल करती हैं, तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं. है ना? बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बहुत सारी मल्टीपल जीन्स मिलके वो वन जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं. हमारी मैक्सिमम जीन ऐसी होती हैं, जैसे हमारी हाइट को 5 जीन मिलकर कंट्रोल करती हैं, हमारे स्किन कलर को 3 जीन मिलकर कंट्रोल करती हैं, और हमारे इंटेलिजेंस को 15 जीन मिलकर, सॉरी 25 है. ठीक है ना? ऐसे ही 15 या 25 है, इतनी जीन मिलकर कंट्रोल करती हैं. तो मतलब हमारे अंदर बहुत सारी जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है हमारे अंदर. जनरली एक एक वन जेनेटिक कैरेक्टर को, ठीक है ना, वन जीन ही कंट्रोल करती है. आगे बढ़ जाते हैं हम. और जीन होती क्या है? जीन इज द पार्ट ऑफ द डीएनए. जीन इज द पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैन कंट्रोल वन जेनेटिक कैरेक्टर. जीन इज द पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैन कंट्रोल वन जेनेटिक कैरेक्टर. और जीन के बारे में एक चीज और बेटा जो है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है ना? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. मतलब जीन जो होती है वो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड होके हम में आती है. ठीक है ना? मान लो मदर हो गई, फादर हो गए. मदर से 23 क्रोमोसोम आते हैं, फादर से 23 क्रोमोसोम आते हैं. तो इन क्रोमोसोम्स पर बैठकर जीन आती हैं. ठीक है ना? जीन क्रोमोसोम पर बैठकर हमारे अंदर आएंगी. ठीक है ना? तो हमारे अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं, आधी फादर से आती हैं, आधी मदर से आती हैं. और जीन्स आके काम क्या करती हैं कि हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं. जैसे कि कैरेक्टर क्या हो गए, हमारे स्किन का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई. ठीक है ना? हमारे नोज कैसे हैं, हमारा फेस कट कैसा है. ठीक है ना? हम कितने इंटेलिजेंट हैं. ठीक है ना? और बहुत सारी चीजें होती हैं. हमारे हेयर्स कैसे हैं, ये सब हमारे जेनेटिक कैरेक्टर हो गए, जिनको जीन कंट्रोल करती हैं. और जीन कहाँ से आती हैं? हमारे पेरेंट्स से. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब एक चीज मैंने और बताई थी कल जो है कि यहाँ पर एलील क्या होती है. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील. ठीक है ना? अब ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन क्या होते हैं? ठीक है ना? ध्यान से देखना. एक जीन के टू फॉर्म होते हैं. एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसिव होता है. और हमेशा रेसिव एलील ऑलवेज कम फ्रॉम म्यूटेशन. ठीक है ना? इधर देखना बेटा जो है, ये मैंने पेज दिया. ठीक है ना? और ये हमारा हो गया क्रोमोसोम. अब मान लो यहाँ पर क्रोमोसोम के पास हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन होगी कैपिटल टी. ठीक है ना? और यहाँ पर स्मॉल टी है. तो स्मॉल टी एलील यहाँ पर कैसे आई होगी? वाया म्यूटेशन. ठीक है ना?
स्मॉल टी एलील जनरेट कैसे हुई होगी, बायो म्यूटेशन जो है, ठीक है ना, म्यूटेशन हुआ तो स्मॉल टी एलील जनरेट हुई यहाँ पर जो है, ठीक है ना। और स्मॉल टी एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, ना तो ये ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगी, तो ना तो एमआरएनए बनेगा यहाँ पर, ना तो एमआरएनए बनेगा, ठीक है ना तो ये ट्रांसलेशन कर पाएगी, तो ना तो प्रोटीन बनेगा। अब जब ये प्रोटीन और एंजाइम ही नहीं बनेंगे तो यहाँ पर सब्सट्रेट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेशियो एलील जो होती है जो है, रेशियो एलील जो होती है वो पी प्लांट को ड्वार्फ बनाएगी, ड्वार्फ मतलब छोटा, ठीक है ना, बौना, और वो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं कर सकती, ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकती। और मान लो यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है आपके सामने, ठीक है ना, डोमिनेंट एलील है, तो डोमिनेंट एलील क्या करेगी, खुद को एक्सप्रेस कर पाती है। एक्सप्रेस कैसे करती है, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगी, तो यहाँ पर mRNA बनेगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये ट्रांसलेशन करेगी, जब ट्रांसलेशन करेगी तो यहाँ पर प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन एंजाइम होता है बेटा जो है, प्रोटीन एंजाइम होता है, ये जाएगा सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। जब सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बेटा जो है, तो यहाँ पर मतलब वही हुआ कि एंजाइम अपना काम करेगा और प्लांट की हाइट बढ़ाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, प्लांट टॉल हो जाएगा अगर कैपिटल टी एलील होगी, और अगर स्मॉल टी होगी तो प्लांट ड्वार्फ होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलील हुई किसी प्लांट के अंदर तो फिर क्या होगा, है ना, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। अब कैपिटल टी एलील हमेशा क्या करना चाहती है, प्लांट को टॉल बनाना चाहती है, और स्मॉल टी एलील प्लांट को ड्वार्फ बनाना चाहती है, ठीक है ना, मतलब ये लंबा बनाना चाहती है, बौना बनाना चाहती है, ठीक है ना। अब चलती हमेशा डोमिनेंट एलील की है जो है, तो प्लांट क्या बन जाएगा, टॉल। जब दोनों दोनों टाइप की एलील होती हैं एक प्लांट के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बोल सकते हैं, जब डोमिनेंट और रेसिड्यू दोनों एलील होती हैं तो चलती है हमेशा डोमिनेंट एलील की, और जो वो करवाना चाहती है वैसा होता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर एलील के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी आपको कि एलील होती क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील, है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस टाइप से कुछ, ठीक है ना। एलील होती क्या है, एलील इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एलील इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान से देखना, अगर ये क्रोमोसोम नंबर में यहाँ पर 1 1 लिखता हूँ, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 तो होमोलोगस हो गए, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 9, है ना, 9 11 5 7 तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, मतलब आमने सामने वाले क्रोमोसोम होमोलोगस कहलाते हैं, ठीक है ना। आमने सामने वाले क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं, आमने सामने वाले क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं। हेलो बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। हेलो, 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 हेलो। हाँ बेटा, क्लास ले रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ जो बच्चों, ठीक है ना। अभी कॉल कॉल नॉर्मल किया करो, व्हाट्सअप मत किया करो, ठीक है ना। कॉल नॉर्मल लगाया करो, जब लगाया करो। व्हाट्सअप क्या है, मेरा इस पे भी इंस्टॉल है ना लैपटॉप पे, तो वो फिर उसमें भी कॉल आता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। हेलो। तो स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ पर थे। हम बात कर रहे थे एलील जो है, ठीक है ना। तो एलील होती हैं हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर, ठीक है ना। एलील इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एलील इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब सेम लोकस क्या होता है, बता, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। मान लो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 1 हुए, तो उसको हम सेम लोकस कहते हैं, ठीक है ना। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 1 हो गए, 2 2 हो गए, तो उसको हम, सॉरी बेटा जो है मैसेज परेशान कर लिए, ठीक है ना। 1 1 है तो उसको हम कहेंगे बेटा जो है होमोलोगस, 2 2 है तो हम उसको कहेंगे होमोलोगस, ठीक है ना। और सेम लोगस क्या होता है, आमने सामने बिल्कुल एकदम से, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है,
ठीक है ना। और इसके आमने सामने वाले पार्ट को ये होमोलोगस हो जाएगा, ठीक है ना, ये होमोलोगस रीजन हो जाएगा। सॉरी बेटा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सेम लोकस, ये डिफरेंट लोकस है ना, ये डिफरेंट लोकस, ये डिफरेंट लोकस, ये सब सेम लोकस हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो हम बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने बात कर ली थी एलील के बारे में बेटा जो है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नॉन एज एलील। एलील इज प्रेजेंट ऑन, एलील इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एलील डोमिनेंट होती है, दूसरी रेसिव होती है, ठीक है ना। एक एलील डोमिनेंट होती है और दूसरी रेसिव होती है, ठीक है ना। रेसिव एलील का फॉर्मेशन होता है म्यूटेशन से। तो एलील के बारे में हमने देख लिया था। अब बात करते हैं बेटा जो है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, ठीक है ना। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। अरे बेटा कुछ ही मैसेज मत करो। बात करते हैं बेटा जो है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस की। अब मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा जो है, ठीक है ना। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है बेटा जो है जब हम दो प्योर पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाएंगे, ठीक है ना। अभी प्योर पेरेंट्स होते क्या है बेटा, ध्यान से देखना। अगर मान लो फादर को लिया है यहाँ पर, तो फादर को अपन प्योर टॉल लेंगे, हम इसके लिए अलग से पेज ले रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर मान लो फादर टॉल है, ठीक है ना, प्योर टॉल है, मतलब इनका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी है, और मदर यहाँ पर डॉर्फ है, ठीक है ना। मतलब इनका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है, ठीक है ना। फादर टॉल है और मदर डॉर्फ है, यहाँ पर ये साइन लगा दिया मैंने। जो हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे बेटा जो है, तो ये वाली जनरेशन जो हो जाएगी वो पेरेंटल जनरेशन होगी। कौन जनरेशन होगी, पेरेंटल जनरेशन। तो यहाँ पर हमको F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन तो पहली पीढ़ी, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टाइप के एलील मिलेंगे, मतलब ऐसे ऑफ स्प्रिंग जनरेट होंगे जिसमें टू टाइप्स के एलील हो। ऐसे ऑफ स्प्रिंग जनरेट होंगे बेटा जिसमें डोमिनेंट एलील भी है, रेसिव एलील भी है, ठीक है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील जो रेसिव एलील होगी, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील जो रेसिव एलील होगी वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील रेसिव एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है बेटा जो है कि जब हम टू प्योर पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाएंगे, ठीक है ना, क्रॉस करवाएंगे, तो F1 जनरेशन में हमको हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना। F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी,
हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना। F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी, मतलब डोमिनेंट और रेसिड्यू दोनों एलील प्रेजेंट होंगी। अब सीधी सी बात है, इस प्लांट के अंदर अगर दोनों एलील प्रेजेंट हैं तो ये प्लांट क्या है, टॉल बनना चाहेगा, डॉर्फ बनना चाहेगा, ठीक है ना। कैपिटल टी एलील इसको टॉल बनाना चाहेगी, स्मॉल टी एलील अपनी चलाना चाहेगी, डॉर्फ बनाना चाहेगी, ठीक है ना। बट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील रेसिड्यू खुद की नहीं चला पाएगी और प्लांट हो जाएगा हमारा टॉल जो है। तो यही था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया है, ठीक है ना। मेंडल ने दूसरा डॉर्फ प्लांट लिया है, ठीक है ना। तो ये F1 जनरेशन रहा। F1 जनरेशन में चार प्लांट मिले हैं और चारों आपको टॉल टॉल, ठीक है ना, टॉल टॉल दिख रहे होंगे। ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है मेंडल ने क्या किया बेटा, जो है गैमेट बनाए, ठीक है ना। ये जो F1 जनरेशन मेंडल को मिली, ये वाली जनरेशन है F1 जनरेशन। कौन जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है ना। तो F1 जनरेशन जो मिली तो उसका मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर जो है सेल्फिंग करवा दी, ठीक है ना। सेल्फिंग क्या होता है बेटा, जो है खुद का खुद के साथ क्रॉस है ना, तो उसको हम सेल्फिंग कहते हैं। मान लो ये, जैसे मान लो कि सेल्फ पॉलिनेशन, यहीं पर मेल और फीमेल फ्लावर होंगे, उनकी बीच क्रॉस करा देना सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। तो मेंडल ने करा दी सेल्फिंग बेटा, जो है सेल्फिंग। अब सेल्फिंग क्या करेंगे हम, जो है यहाँ पर गैमेट बनाएंगे। तो एक गैमेट बना कैपिटल टी, दूसरा गैमेट बना स्मॉल टी, और इधर साइड भी सेम होगा, एक गैमेट बना कैपिटल टी, दूसरा बना स्मॉल टी। अब यहाँ पर करा दो क्रॉस। जैसे ही हमने यहाँ पर कराया बेटा जो है क्रॉस, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर बेटा जो है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लांट मिला हमको यहाँ पर टॉल, ठीक है ना, प्योर टॉल, प्योर टॉल, और दो प्लांट मिले हमको जो है यहाँ पर इम्प्योर टॉल, और एक प्लांट मिला डॉर्फ, ठीक है ना। तो कुल मिला के 3 मिले टॉल, प्योर टॉल हो चाहे इम्प्योर टॉल हो, टॉल तो टॉल है, ठीक है ना। 3 प्लांट ऐसे मिले जो टॉल हैं। ये वाला देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है इसके अलावा यहाँ पर जो है ये F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई मेंडल ने। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बन गए, इधर साइड भी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बन गए। तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और बेटा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो 1 2 3 प्लांट ऐसे बने टॉल थे, और 1 प्लांट ऐसा बना डॉर्फ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो आया हमारा वो 3:1 आया, मतलब 1 2 3 प्लांट टॉल है, और 1 का मतलब यहाँ पर 1 प्लांट डॉर्फ है, ठीक है ना। जो जीनोटाइपिक रेशियो आया बेटा जो है, तो वो आया 1:2:1। एक प्योर टॉल है, ठीक है ना, 2 इम्प्योर टॉल है क्योंकि वो रेसिड्यू एलील भी रख रहे हैं, और एक जो है हमारा वो प्योर टॉल है, सॉरी प्योर डॉर्फ है। डॉर्फ के बारे में हम प्योर इम्प्योर की बात नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी डॉर्फ ही होता है। अब बात करते हैं आगे हम जो है, अब बात करते हैं, क्या मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का कोई एक्सेप्शन नहीं है? बिल्कुल है बेटा जो है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कभी कभी क्या होता है बेटा जो है कि जो डोमिनेंट एलील होती है, ठीक है ना, जो डोमिनेंट एलील होती है, जो डोमिनेंट एलील होती है वो रेसिड्यू एलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं होती है। जैसे मान लो कि आपके घर में मम्मी पापा हैं, ठीक है ना, तो किसी किसी घर में क्या होता है, पापा की कंप्लीटली चलती है ना, मम्मी की बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है ना। और किसी किसी घर में क्या होता है बेटा जो है कि पापा की चल तो रही है लेकिन मम्मी की भी थोड़ी बहुत चलती है, तो उसको हम कह देंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। और को डोमिनेंस किसको कहेंगे, जहां दोनों की बराबर बराबर चल रही हो, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे को डोमिनेंस। जहां दोनों मिलकर डिसीजन क्रिएट करते हो उसको हम कहेंगे को डोमिनेंस, ठीक है ना। तो कंप्लीट डोमिनेंस, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन है। नंबर फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और नंबर सेकंड है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जहां पर डोमिनेंट डोमिनेंट ये डोमिनेंट एलील रहा, ये रेसिड्यू एलील रहा, ठीक है ना। तो डोमिनेंट एलील रेसिड्यू एलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा, है ना, ज्यादा इसकी चलेगी थोड़ी इसकी चलेगी, तो उसको हम कहते हैं बेटा जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पहला पॉइंट यही होगा बेटा जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। और दूसरा पॉइंट ये होगा बेटा जो है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रेसिड्यू एलील। मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो डोमिनेंट एलील होगी वो रेसिड्यू एलील के ऊपर कंप्लीटली
रेसिड्यू एलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है F1 जनरेशन में क्या होगा बेटा, जो है इंटरमीडिएट क्रिएट होंगे। इंटरमीडिएट का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर जो है एक 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 प्लांट के अंदर जो है बेटा फ्लावर रेड कलर के थे, दूसरे प्लांट के अंदर फ्लावर जो थे वो थे यहाँ पर व्हाइट कलर के, ठीक है ना। तो अब F1 जनरेशन में मतलब जो पहली जनरेशन आ रही थी, F1 जनरेशन में जो फ्लावर थे वो आना चाहिए हमारे रेड कलर के, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा जो है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पर होगा और फ्लावर पिंक कलर के दिखेंगे। वो जो F1 जनरेशन में जो फ्लावर जनरेट होंगे वो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं होंगे बेटा जो है। तो यही है यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला पॉइंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर रेसिड्यू एलील। एंड थर्ड पॉइंट बेटा जो है यहाँ पर F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट क्रिएट होंगे, मतलब F1 जनरेशन विल नॉट शो सिमिलरिटी विद एनी ऑफ पेरेंट्स बेटा जो है। F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है ना, वो किसी भी पेरेंट से सिमिलरिटी शो नहीं करेगा। ध्यान से देखना कैसे नहीं करेगा। बात करते हैं यहाँ पर बेटा जो है फ्लावर कलर इन मिराबलिस जलापा, ये एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है ना। जहां पर जो कैपिटल R एलील होती है बेटा हमारी, ध्यान देखना पड़ेगा, कैपिटल R जो एलील है वो फ्लावर कलर को रेड करना चाहती है, और जो स्मॉल r है वो करना चाहती है बेटा व्हाइट जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स लिए जिनके मतलब जो है अंदर रेड फ्लावर था, ठीक है ना, और इनका जीनोटाइप कैपिटल R था, ठीक है ना। और दूसरे वाले जो लिए बेटा जो है यहाँ पर व्हाइट फ्लावर था बेटा जो है, कैसा फ्लावर था यहाँ पर, व्हाइट फ्लावर था, व्हाइट फ्लावर था, और इसका जीनोटाइप था स्मॉल r, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर जब हमने क्रॉस कराया बेटा जो है कैपिटल R, ठीक है ना, कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में, तो गैमेट बने और क्रॉस हुआ, तो जो हमारी F1 जनरेशन आई, ठीक है ना, कौन जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है ना। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि जो फ्लावर जनरेट हुए ना बेटा जो है वो ना तो रेड थे ना तो व्हाइट थे, उनका कलर था यहाँ पर पिंक, ठीक है ना, उनका कलर था यहाँ पर पिंक जो है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना यहाँ पर इसका जीनोटाइप क्या हुआ, कैपिटल R स्मॉल r। अब अगर यहाँ पर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस चल रहा होता तो कैपिटल R की चलती और फ्लावर कलर रेड होता, ठीक है ना, और स्मॉल r व्हाइट बनाना चाहता था बेटा जो है, तो स्मॉल r की नहीं चलती, ठीक है ना, फ्लावर रेड हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r के ऊपर डोमिनेंट तो है लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, ठीक है ना। मतलब इसकी मान लो थोड़ी ज्यादा चल रही है, इसकी थोड़ी बहुत चल रही है। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट क्रिएट होंगे, ठीक है ना। मतलब F1 जनरेशन विल नॉट शो सिमिलरिटी विद एनी ऑफ दिस पेरेंट्स बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल भी है, ध्यान से देखना बेटा जो है। ये रेड फ्लावर रहा, लाल दिख रहा होगा आपको, है ना, इसका जीनोटाइप है कैपिटल R। मेंडल ने हमेशा जो पेरेंट्स लिए थे बेटा जो है वो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर थे, जो मेंडल के पेरेंट्स थे वो हमेशा अपने कैरेक्टर के लिए प्योर थे। इधर रहा व्हाइट फ्लावर बेटा, तो इसका जीनोटाइप स्मॉल r है, इसका कैपिटल R है। ध्यान देखो F1 जनरेशन में जो आपको फ्लावर दिख रहा होगा बेटा जो है, F1 जनरेशन में जो आपको फ्लावर दिख रहा होगा उसका जीनोटाइप है कैपिटल R स्मॉल r, और वो दिख रहा है पिंक जो है, ठीक है ना। अब मेंडल ने करा दी सेल्फिंग बेटा जो है ना, सेल्फिंग होती है कैपिटल R इंटू कैपिटल R स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है ना। मतलब F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले हैं ना उनकी खुद में आपस में सेल्फिंग करा दी जाए बेटा जो है, तो क्लोज क्रॉस को अपन सेल्फिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना यहाँ पर इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो एक साइड हमने पिंक लिया, दूसरे साइड भी पिंक फ्लावर वाला प्लांट लिया। अब गैमेट बनाते हैं हम बेटा जो है कैपिटल R स्मॉल r। गैमेट बनाने के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं बेटा हम फॉक लाइन मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर जो है कैपिटल R है ना, जहां आपको होमोजाइगस दिखेगा ना तो आप गैमेट बनाओगे तो यहाँ पर सिंगल लाइन खींचोगे बेटा जो है और एक ही गैमेट बनेगा, और जहां पर आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखे तो वहां पर दो फॉक लाइन खींचोगे और यहाँ पर आपको गैमेट मिलेगा कैपिटल R स्मॉल r। तो इस तरीके से फॉक लाइन मेथड से हम गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। गैमेट बनाना आपको आना चाहिए। मान लो यहाँ पर कैपिटल टी है, तो यहाँ पर एक ही लाइन सिंगल लाइन खींचोगे, होमोजाइगस है तो सिंगल लाइन खींचोगे बेटा, और यहाँ पर कैपिटल टी ही गैमेट बनेगा, ठीक है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पर डबल लाइन खींचोगे और यहाँ पर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दो टाइप के गैमेट बनेंगे। अब इधर आते हैं हम जो है
यहाँ पर ध्यान से देखना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना, ये गैमेट बना लिए हमने, फिर क्रॉस कराया। जब हम क्रॉस कराएंगे बेटा यहाँ पर जो है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, फ्लावर रेड कलर का होगा, ठीक है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फ्लावर पिंक कलर का होगा बेटा। स्मॉल आर कैपिटल आर, मतलब इस कैपिटल आर स्मॉल आर, फ्लावर पिंक कलर का होगा। यहाँ पर स्मॉल आर मतलब फ्लावर कौन से कलर का होगा बेटा, जो है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो आएंगे बेटा जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, पीआर भी हमारा 1:2:1 होगा, 1 रेड कलर फ्लावर, ठीक है ना। 2 जो रेशो है वो पिंक फ्लावर का, 1 रेशो है व्हाइट फ्लावर का, और जीआर जो होगा वो भी सेम होगा बेटा जो है 1:2:1, ठीक है ना, 1:2:1। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, कोडोमिनेंस बेटा जो है, codominance is also a exception of Mendel law of dominance। codominance भी मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है बेटा जो है। अब कोडोमिनेंस में क्या होगा बेटा जो है, कोडोमिनेंस के अंदर यहाँ पर कोडोमिनेंस के अंदर डोमिनेंट और रेसिव एलील, कोई एलील डोमिनेंट नहीं होगी, कोई एलील रेसिव नहीं होगी, दोनों की बराबर चलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर कोडोमिनेंस के अंदर बेटा कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं होगी, कोई भी रेसिव नहीं होगी, दोनों की बराबर चलेगी, ठीक है ना। कोडोमिनेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे हमारा एबी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। इसके अलावा कोट कलर इन कैटल्स, एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, एबीओ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन एंड कोट कलर इन कैटल्स, ठीक है ना। ये एग्जांपल है मेंडल के मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस के जो एक्सेप्शन है बेटा जो है कोडोमिनेंस का एग्जांपल है एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, है ना, एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस एंड कोट कलर इन कैटल्स जो है, ठीक है ना। तो वहां पर कोडोमिनेंस होता है, वहां पर कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं होती, कोई भी रेसिव नहीं होती, दोनों एक दूसरे को मतलब कंप्लीटली बेटा जो है शो कर पाती है ना, दोनों अपने रिजल्ट दिखाती हैं F1 जनरेशन में, ठीक है ना। दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं, दोनों अपने रिजल्ट दिखाती हैं कहाँ, F1 जनरेशन में। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देखना। तो कोडोमिनेंस के बारे में पहला पॉइंट बेटा जो है, कोडोमिनेंस इज अ एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। कोडोमिनेंस इज अ एक्सेप्शन ऑफ मेंडल कंप्लीट डोमिनेंस बेटा, सॉरी जो है, कोडोमिनेंस इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऐसा बोल सकते हो बेटा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना है आपको, ठीक है ना, कि कोडोमिनेंस में होता क्या है बेटा जो है, in codominance F1 जनरेशन डोमिनेंट एंड रेसिव एलील विल शो देयर रिजल्ट इक्वली बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब F1 जनरेशन पर डोमिनेंट और रेसिव एलील बराबर अपने रिजल्ट दिखाएंगे बेटा, कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर F1 जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी में, पहले जनरेशन में हमको दोनों एलील के फिनोटाइप नजर आएंगे, है ना। यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, है ना, मतलब जो उनका बच्चा होगा, जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा बेटा जो है, वो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है ना। चलो एग्जांपल की बात करते हैं हम यहाँ पर। अब मान लो बेटा यहाँ पर जो है काऊ के अंदर जो है यहाँ पर बुल है बेटा जो है, ठीक है ना, और जो बुल है कैपिटल आर जो है वो रेड कलर का बुल क्रिएट करता है, ठीक है ना, जो है रेड। और अगर डब्लू हो बेटा जो है, तो डब्लू मान लो व्हाइट कलर का क्रिएट करता है, ठीक है ना, डब्लू व्हाइट। और डब्लू यहाँ पर बेटा रेसिव एलील है, ये डोमिनेंट एलील है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, यहाँ पर जो मेल है, तो मेल को हमने लिया है कैपिटल आर, ठीक है ना। फीमेल को काऊ को लिया है बेटा हमने यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कुछ मान लो बेटा जो है, डब्ल्यू का मतलब क्यों रेसिव एलील है, व्हाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेड कलर का बुल था बेटा और व्हाइट कलर की काऊ थी, हमने क्रॉस करवाया था F1 जनरेशन में, हमको रोन ऑफ स्प्रिंग मिले। मतलब ध्यान से देखना, ये जो ऑफ स्प्रिंग है, ये चितकाबरा दिख रहा होगा, रोन दिख रहा होगा बेटा, इसके ऊपर रेड व्हाइट के डॉट बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों पेरेंट्स के फिनोटाइप को कैरी कर रहा है, रेड और व्हाइट दोनों जो है। आगे बढ़ जाते हैं, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर जो है, अब हमने लिया बेटा रोन ऑफ स्प्रिंग, है ना, मतलब हम कराएंगे सेल्फिंग होता है बेटा, सिप मैटिंग बोलेंगे यहाँ पर। प्लांट के लिए हम सेल्फिंग का यूज करते हैं बेटा, और एनिमल के लिए सिप मैटिंग बोलते हैं, मतलब इनके जो भाई बहन होंगे ना, उसी के साथ हम क्रॉस करवा देंगे यहाँ पर, तो हम सिप मैटिंग करवाएंगे, ठीक है ना। तो इधर देखो, इन दोनों के जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, सॉरी बेटा, इन दोनों के जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है ना, उनका हम आपस में क्रॉस करवाएंगे, उसको हम कहते हैं बेटा सिप मैटिंग, ठीक है ना। जब हम इनकी सिप मैटिंग करवाएंगे तो इनका जीनोटाइप सेम होगा, आर डब्ल्यू, तो क्रॉस करवा दो बेटा जो है, इसे गैमेट बना दो, तो आर डब्ल्यू का गैमेट बनेगा यहाँ पर जो है
आर डब्ल्यू गैमेट बनाओगे तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ भी इस आर डब्ल्यू को बनाओगे बेटा तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, दो टाइप गैमेट बन जाएंगे। इनका क्रॉस कराओ, कैपिटल आर तो यहाँ पर ये रेड कलर का ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बेटा जो है ना, तो ये आ गया बेटा जो है यहाँ पर रोन, ठीक है ना, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू रोन, है ना, कैपिटल डब्ल्यू वाइट जो है। तो यहाँ पर बेटा जो है जो पी आर आएगा आपका फिनोटाइपिक रेशो आएगा, पी आर आएगा फिनोटाइपिक रेशो आएगा, वो आएगा 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशो भी आएगा बेटा जो है वो भी सेम आएगा 1:2:1। मतलब है ना, यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशो जो आए थे वो भी सेम है, जीआर भी सेम है ना, 1 जो है रेड है, ठीक है ना, 2 जो है वो कैसे है रोन है, और 1 वाइट है। बात करते हैं यहाँ पर आगे जो है, ऐसा हमारे अंदर आंखों का कलर, ह्यूमन के अंदर आईज का कलर में भी सेम होता है बेटा जो है, ध्यान से देखना, कैपिटल बी एलील है जो हमारे आईज को कलर को बेटा जो है कैसा करना चाहती है, ब्लू और ब्राउन, दो टाइप की आंखें होती हैं, ब्लू और ब्राउन, ये रेसिव है। तो जो क्रॉस कराओगे ना बेटा जो है यहाँ पर कैपिटल बी ब्राउन डोमिनेंट है बेटा जो है, ब्लू रेसिव है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना यहाँ पर जो है कैपिटल बी होगा तो चलेगी यहाँ पर जो है किसकी जो है कैपिटल बी की, तो ब्राउन आइस होंगी, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो भी ब्राउन आइस होगी, स्मॉल बी होगा तो ब्लू आइस होंगी। अब मान लो एक मेल चूज कर लिया जिसकी आइस का कलर कैसा है जो है यहाँ पर ब्राउन, और दूसरा मेल फीमेल चूज कर ली बेटा जिसकी आइस का कलर कैसा है ब्राउन, हम क्रॉस कराएंगे बेटा जो है, तो हमको जो मिलेगा बेटा जो है यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशो वो होगा 3:1, और जीनोटाइपिक रेशो जो मिलेगा जीनोटाइपिक रेशो वो 1:2:1 मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस से चल रहा है बेटा, तो हमारे अंदर जो आइज का कलर होता है बेटा जो है वो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहीं फॉलो होगा कहीं नहीं फॉलो होगा। बढ़ जाते हैं हम आगे जो है, अब बात करते हैं बेटा जो है ये डीएनए वगैरह सारी चीजें प्रेजेंट होती है सेल के अंदर जो है, ठीक है ना, कहाँ होती हैं, सेल के अंदर जो है तो genes are present chromosome, genes are present on chromosome and chromosome are present on nucleus and nucleus is present on cell बेटा जो है। सबसे इंपॉर्टेंट सेल को हम समझेंगे बेटा कि सेल क्या होती है, ठीक है ना। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कवर्ड बाय सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। मतलब सेल क्या करती है, हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे ईंट से मकान बन जाते हैं बेटा जो है, जैसे ईंट से बहुत मकान बन जाते हैं, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, बहुत सारी ईंट आएंगी, हजारों ईंट आएंगी, मकान बन जाएगा। वैसे ही बेटा जो है बहुत सारी सेल्स मिलके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। इसलिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल। अब फंक्शनल क्यों कहते हैं बेटा जो है, अभी हम समझ चुके हैं डीएनए को, जीन्स को, एलील को बेटा जो है, ठीक है ना। तो हमारी सेल के अंदर जो है डीएनए होता है, हमारी सेल के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर बेटा जो है जीन्स होती हैं, और जीन्स क्या करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और बनाती है एंजाइम, और एंजाइम क्या करता है बेटा, हमारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिलाकर सेल हमारे बॉडी की फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को सेल ही कंट्रोल करती है। कुल आउट यहाँ तक बढ़ जाते हैं हम आगे जो है, तो सेल इज a structure and function unit of life which is covered by selective permeable membrane, ठीक है ना। सेल इज a structural and function unit of life which is covered by selective permeable membrane, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, सेल जो होगी हमारी सिंगल सेल वो बनाती है टिश्यू, ठीक है ना। बहुत सारे टिश्यू कलेक्ट होंगे बेटा, बनाते हैं ऑर्गन, चार टाइप के टिश्यू होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम बनाएगा बेटा जो है, ऑर्गन सिस्टम मिलके बेटा जो है ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब बात करते हैं बेटा जो है, जो हमारी सेल होती हैं वो करती हैं डिवीजन, ठीक है ना, वो करती हैं डिवीजन, और डिवीजन टू टाइप के होते हैं बेटा जो है, माइटोसिस और म्यूसिस, ठीक है ना। एक 30 सेकंड में शुरू करते हैं लेक्चर।
स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं बेटा जो है। नंबर फर्स्ट होता है माइटोसिस और सेकंड होता है मियोसिस, ठीक है ना। कुछ डिफरेंस बेटा जो है यहाँ पर है, उनको हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे थोड़ा समझेंगे हल्का सा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। मेनली हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है देखो। जो माइटोसिस होता है वो होता है बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, आप छोटे थे, आप एक समय जाइगोटिक स्टेज में थे, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आए, फिर बच्चे बने बेटा जो है ना। फिर धीरे 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 आप बड़े हुए। तो आप बड़े क्यों हुए, माइटोसिस कारण से। माइटोसिस में क्या होता है, सेल के नंबर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028 ऐसे बढ़ते जाएंगे। 2056 ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर 4000 होंगे, फिर 8000, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो माइटोसिस होता है बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा माइटोसिस करता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर जो है हम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो हम एक बार तो बन गए पूरा जो है। अब क्या होता है कि हमारी सेल डैमेज होती रहती है बेटा। जैसे मान लो हमारी एपिथेलियल सेल हो गई जो स्किन की जो है ना, वो हर एक 25 to 30 डेज में क्या होती है, निकलती है ना। मतलब और नई नई लेयर आती है, ठीक है ना। मतलब हमारी स्किन क्या होती है, रिजनरेट होती है, पुरानी स्किन हट जाती है, नई स्किन आ जाती है। अब जो स्किन का रिजनरेशन होता है वो समथिंग समथिंग मान लो कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में 10 से 15 दिन में नई स्किन आ जाती है। इसीलिए बच्चों को गाल लाल होते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। वो उनकी स्किन फ्रेश होती है ना। वो अच्छे दिखते हैं, क्यूट दिखते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी स्किन का टर्नओवर नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। उसका रीजन ये होता है, सेल बूढ़ी हो रही है, सेल में एगिंग आ रही है, ठीक है ना। सेल बूढ़ी हो रही है हमारी। तो जैसे मान लो हम 35, 40, 45 ईयर्स तक जब हमारी एज हो जाती है, तो फिर यहाँ पर फेस में फाइन लाइंस और रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अब हमारी सेल्स का टर्नओवर नंबर है वो हो चुका है 45 to 50 डेज, है ना। जब स्किन का टर्नओवर नंबर इंक्रीज होता है एज बढ़ने के साथ साथ, तो हमारी स्किन पे फाइन लाइन और रिंकल्स नजर आते हैं, है ना, झुर्रियां नजर आने लग जाती हैं। उसको हम कहते हैं बुढ़ापा आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अब सेल ओल्ड हो रही है, उनकी माइटोसिस करने की, डिवाइडेशन करने की रेट अब कहीं ना कहीं स्लो हो रही है, ठीक है ना। तो जब हमारी एज 45 to 50 होगी तो सीधी सी बात है हमारे स्किन के अंदर फाइन लाइन और रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जो सेल है, ऊपर का जो टिश्यू है ना, उसका टर्नओवर नंबर बढ़ जाएगा। जैसे हम जब 10 ईयर्स के थे तो मान लो 15 डेज में नई सेल आ जाती थी। अभी हम मान लो 25 ईयर्स के हैं, ठीक है ना, तो अभी नई सेल आती है 30 डेज में। जब हम 45 ईयर्स के होंगे तो हमारी नई सेल आएगी 45 डेज में। तो अब जो पुरानी सेल होगी वो डल हो जाएगी, ठीक है ना, डल दिखेगी, और कहीं ना कहीं फाइन लाइन और रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर माइटोसिस जो होता है हमारे अंदर, वो एक बार बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है, फिर बॉडी को रिपेयर भी करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई चोट लग गई हमको यहाँ पर जो है, ठीक है ना, तो नए टिश्यू बनना है। नए टिश्यू बनेंगे कैसे, माइटोसिस से जो है, ठीक है ना। इसके अलावा हम खाना खाते हैं तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बेटा जो है, रप्चर हो जाती है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल रप्चर होगी तो फिर वो दोबारा जो है रिजनरेट हो जाती है, ठीक है ना। हम कुछ बनाने नहीं जाते, उसको जो है खुद से रिजनरेट होती है। रीजन जो होगा हमारा वो माइटोसिस होगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर, ठीक है ना, हमारी आरबीसी की लाइफ साइकिल 120 डेज होती है। 120 दिन बाद आरबीसी मर जाती है, ठीक है ना। नई आरबीसी कैसे बनेगी, वाया माइटोसिस, ठीक है ना। तो माइटोसिस क्या काम करता है कि माइटोसिस लगातार, जैसे मान लो माइटोसिस से 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 32, तो माइटोसिस सेल के नंबर को इंक्रीज कराता है, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा जो है बॉडी के टिश्यू को रिजनरेट करवाता है बेटा जो है ना। मतलब जो पुराने टिश्यू डेड होंगे तो न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है ना। और सेल रिपेयर करता है। ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, माइटोसिस जो है। और माइटोसिस से बेटा जो है वन सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। मतलब एक सेल से 2 सेल बनती हैं, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, ठीक है ना, एक सेल से 2 सेल बनती हैं। तो माइटोसिस में हमेशा 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा माइटोसिस में जैसे मान लो पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं, तो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम के नंबर 46 होंगे, ठीक है ना। पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम के नंबर 46 है, डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम के नंबर 46 होंगे, ठीक है ना। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, ये डॉटर सेल है ये खुद मैच्योर हो जाएंगी और ये पेरेंटल सेल बन जाएंगी, और ये खुद जो है डिवीजन करेंगे, माइटोसिस करेंगी। तो ये दोनों सेल माइटोसिस करके 4 सेल का फॉर्मेशन करेंगी। उनमें भी क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है। मतलब हम कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि, सॉरी माइक लगाना भूल गया था, कि जो माइटोसिस होता है हमारा माइटोसिस होता है, ठीक है ना, जो हमारा माइटोसिस होता है उसमें कितने भी डिवीजन हो जाए
लाख डिवीजन हो जाए बेटा, क्रोमोसोम के नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। और इधर देखो माइटोसिस से बनने वाली सेल बिल्कुल जेनेटिकली सेम होती है। मान लो एक से दो सेल बन रही हैं, तो दोनों सेल क्या होंगी, जेनेटिकली सेम होंगी, ठीक है ना। इनमें थोड़ा सा ही वेरिएशन नहीं होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे की जेरॉक्स होंगी। जैसे मान लो यहाँ पर जाइगोट बना है ना, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा, दोनों मिले जाइगोट बना, फिर जाइगोट से हम बन गए, ठीक है ना। तो हमारे हर एक सेल की जेनेटिक्स, आप कहीं से भी एक सेल उठा लो, हर एक सेल की जेनेटिक्स बिल्कुल हूबहू सेम होगी जो है ना। मतलब माइटोसिस से बनने वाली सेल्स एक दूसरे की जेरॉक्स होती हैं। तो ये तो हो गया माइटोसिस। अब हम बात करते हैं भाई मियोसिस क्यों होता है, ठीक है ना। मियोसिस क्यों होता है, मियोसिस का रीजन क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, मान लो हम एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो हम में जनरेशन बाय जनरेशन क्रोमोसोम के नंबर कांस्टेंट बने हुए हैं। जैसे मेरे अंदर क्रोमोसोम के नंबर 46 है, आपके अंदर भी 46 होंगे, हमारे पेरेंट्स के अंदर भी 46 है, ठीक है ना, एक सेल में। फिर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी 46 है, जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोम के नंबर 46 है। मींस आप अपने 1000 जनरेशन पहले चले जाओगे तो भी क्रोमोसोम के नंबर 46 ही होंगे, ठीक है ना। तो जनरेशन बाय जनरेशन हमारे अंदर क्रोमोसोम के नंबर कांस्टेंट बने हुए हैं, उसका रीजन है मियोसिस जो है, ठीक है ना। पहला, मियोसिस के कारण जनरेशन बाय जनरेशन क्रोमोसोम के नंबर कांस्टेंट बने हुए हैं। मतलब जब होमो सेपियंस बना था, जब ह्यूमन जनरेट हुआ था बेटा, तब भी क्रोमोसोम के नंबर वहां पर 46 थे, 46 थे, और आज भी 46 है और 46 ही रहेंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मियोसिस के कारण वेरिएशंस आते हैं, ठीक है ना। मियोसिस के कारण वेरिएशंस आते हैं, है ना। मियोसिस के दो फेज होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, सॉरी बेटा पैकाइडीन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जीन मिक्सिंग, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में लेन देन होता है बेटा, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर सबसे बड़ा रीजन होता है वेरिएशंस का जो है, ठीक है ना। जब आपके पेरेंट्स गैमेट बना रहे होते हैं, जब आपके पेरेंट्स गैमेट बना रहे होते हैं, जब आपके पेरेंट्स गैमेट बना रहे होते हैं बेटा जो है, तो मियोसिस करें, मियोसिस से गैमेट बनेगा, ठीक है ना। तो मियोसिस से गैमेट बनेगा, तो मियोसिस का आगे मियोसिस 1 होगा, तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकाइडीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशंस आती है। नंबर सेकंड पॉइंट जो है, जब मियोसिस 1 का मेटाफेज सॉरी एनाफेज 1 हो रहा होता है बेटा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का डिसजंक्शन होता है, उससे भी वेरिएशंस आती हैं। और नंबर थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हम जेनेटिक्स से पढ़ते हैं। इन तीन चीजों के कारण जो मियोसिस में सेल्स बनती हैं बेटा, तो अपने पेरेंटल सेल से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है ना। तो मियोसिस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि हम अपने पेरेंट्स से हूबहू मैच नहीं खाते हैं, ठीक है ना। मतलब मान लो फेस कट की बात करें, किसी की हेयर्स की बात करें, तो हमें कुछ नए कैरेक्टर, हाइट की बात करें, तो मान लो मम्मी की हाइट 5'7" है, पापा की 5'9" है, तो हमारी कभी कभी 5'11" चली जाती है, कभी 5'6" चली जाती है, कभी बीच में रहती है। तो हम थोड़ा बहुत मतलब पूरा सिमिलर नहीं होते बेटा। फेस कट भी हमारा पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन हूबहू नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मेन रीजन है बेटा जो है मियोसिस जो है। तो मियोसिस वेरिएशन क्रिएट करता है, मियोसिस वेरिएशन क्रिएट करता है, और वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है बेटा जो है, ठीक है ना। तो मियोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो है। मियोसिस से गैमिट बनते हैं, ठीक है ना। मियोसिस से क्या बनते हैं, गैमिट बनते हैं, और गैमिट जो बनते हैं बेटा जो है, वो अपने पेरेंटल सेल से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट, मियोसिस से बेटा जो है, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और वो चारों सेल बिल्कुल अलग होती हैं एक दूसरे से, चारों सेल बिल्कुल अलग होती है। तो मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। और जो ये मान लो पेरेंटल सेल है, डॉटर सेल है, तो डॉटर सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना। मान लो पेरेंटल सेल में 46 है, डॉटर सेल में 23 हो जाएंगे। पेरेंटल सेल में 14 है, पी प्लांट के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। तो डॉटर सेल में कितने हो जाएंगे, 7 जो है, ठीक है ना। तो मतलब मियोसिस के अंदर पेरेंटल सेल में जितने भी क्रोमोसोम है, डॉटर सेल में क्रोमोसोम उनके हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती हैं, और यहाँ 1 से 4 सेल बनती हैं, ठीक है ना। और माइटोसिस से बनने वाली सेल जेनेटिकली एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, और यहाँ बनने वाली चारों सेल एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होंगी। डिफरेंट क्यों होंगी, उसका रीजन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। नंबर फर्स्ट रीजन है क्रॉसिंग ओवर, नंबर सेकंड रीजन है बेटा जो है सैग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और नंबर थर्ड रीजन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिनको हम ब्रॉडली सेल बायोलॉजी में या फिर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट बेटा। और जब देखो, मियोसिस उनमें होता है, केवल वही ऑर्गेनिज्म मियोसिस करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वही ऑर्गेनिज्म मियोसिस करते हैं जो सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो तो अगर आप मेल हो तो मेल गैमेट बनाओगे मियोसिस करके, स्पर्म बनाओगे। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल गैमेट बनाओगे, ओवा बनाओगे, ठीक है ना। फिर आगे जब जाके गैमेट मिलेंगे तो गैमेट मिलके जाइगोट क्रिएट करेंगे और जाइगोट फिर माइटोसिस करके नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चला होगा आपको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। ध्यान से देखना यहाँ पर जो हमारा माइटोसिस होता है, ठीक है ना, जो हमारा माइटोसिस होता है ऑकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस, बेटा जो है ना। हालांकि ये चीज थोड़ी सी गलत है, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अंदर भी माइटोसिस नहीं होता है, ए माइटोसिस होता है। एक्चुअली माइटोसिस जैसा ही होता है बेटा, लेकिन हम उसको ए माइटोसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो माइटोसिस हालांकि सब सेल में हो सकता है, बोल सकते हो आप एक्सेप्ट बैक्टीरिया, सॉरी एक्सेप्ट वायरस, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अंदर भी माइटोसिस ही होता है, लेकिन हम उसको ए माइटोसिस कहते हैं, ठीक है ना। माइटोसिस ए माइटोसिस में हल्का सा डिफरेंस होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। माइटोसिस क्या करता है बेटा, बॉडी सेल क्रिएट करता है बाय डिवीजन, ठीक है ना। वही जैसे मान लो 1 से 2 सेल बना, जाइगोट से मोरुला बना, है ना, फिर मोरुला से ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, फिर ऐसे एम्ब्रियो बन गया, है ना। तो जो हमारी बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो माइटोसिस से नई सेल जनरेट होती हैं। रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जिससे माइटोसिस से बनने वाली सेल जेनेटिकली हूबहू अपने पेरेंटल सेल की तरह होती हैं, ठीक है ना। और डॉटर सेल आर आइडेंटिकल, बेटा जो है डॉटर सेल आइडेंटिकल होती है, क्रोमोसोम के नंबर सेम रखती है। मान लो पेरेंटल सेल 46 रख रही हैं तो डॉटर सेल भी क्रोमोसोम के नंबर 46 ही रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम, मियोसिस की बात करते हैं बेटा। मियोसिस उन्हीं सेल्स के अंदर होता है, मियोसिस उन्हीं सेल्स के अंदर होता है, ठीक है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। ऑकर इन एनिमल, प्लांट एंड फंगी, बेटा जो है क्रिएट सेक्स सेल, है ना, मतलब गैमेट। सेक्स सेल बोले तो गैमेट की बात कर रहा है यहाँ पर, जो है ना। क्रिएट सेक्स सेल, सेक्स सेल बोले तो गैमेट की बात कर रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है ना। 2 सेल डिवीजन, है ना। मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं बेटा जो है, मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं यहाँ पर, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 पार्ट में होता है ना। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होगा जिससे वेरिएशंस आते हैं, ठीक है ना। ऑकर इन प्रो, हाँ क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है मैं बता चुका हूँ, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है ना। और मियोसिस से बेटा जो है 1 सेल से 4 सेल क्रिएट होती हैं, यहाँ पर 1 सेल से 4 सेल क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। और डॉटर सेल जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट होंगी अपने पेरेंटल सेल से, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मियोसिस और माइटोसिस में कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं, जैसे दोनों नई सेल क्रिएट करती हैं, ठीक है ना, और दोनों सेम स्टेप फॉलो करती हैं बेटा। जैसे सेल डिवीजन में 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। इंटरफेज में सेल खुद को डिवीजन के लिए रेडी करती है, और एम फेज एक्चुअल डिवीजन फेज होता है। तो दोनों सेम पाथवे फॉलो करती हैं बेटा जो है, ठीक है ना। और बिगिन विथ 1 पेरेंटल सेल, ठीक है ना। एक पेरेंटल सेल माइटोसिस करेगी, 2 डॉटर सेल बनाएगी, ऐसे ही एक पेरेंटल सेल मियोसिस करेगी और 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सेल साइकिल की, ठीक है ना। सेल साइकिल क्या है, ध्यान से देखना बेटा जो है। मान लो एक पेज ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर एक पेरेंटल सेल है बेटा जो है, ठीक है ना। तो पेरेंटल सेल को डिवाइडेशन करना है तो सबसे पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा बेटा डिवाइड होने के लिए, ठीक है ना। तो डिवाइड होने के लिए ये खुद को प्रिपेयर करती है बेटा, डिवाइड होने के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। मतलब अब क्या करेगी ये कि अपने सेल में ग्रोथ कर लेगी, ठीक है ना। अपने साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ा लेगी, डीएनए की क्वांटिटी बढ़ा लेगी, है ना। साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेती है बेटा, डीएनए की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेती है ना। और इसके अलावा सारे सेल ऑर्गन के नंबर डबल हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेल क्या करेगी बेटा जो है यहाँ पर सब कुछ बढ़ा लेती है। तो यहाँ पर सेल आगे ग्रोथ करती है बेटा, ये ग्रोथ होता है इंटरफेज में, इंटरफेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, G1 S G2, ठीक है ना। इंटरफेज एक्चुअल में वो फेज होता है जहां सेल खुद को डिवाइड होने के लिए बेटा जो है रेडी करती है, प्रिपेयर करती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मान लो सेल ने सब कुछ डबल कर लिया है बेटा, अपने साइज वगैरह में ग्रोथ कर ली है, तो अब सेल क्या करेगी बेटा, न्यूक्लियर डिवाइड करेगी, सॉरी सेल का न्यूक्लियस डिवाइडेशन होगा, उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और अब इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है ना। इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। फिर फाइनली जब कैरियो ही पूरा हो गया है तो अब होगा साइटोकाइनेसिस और 2 सेल बन जाएंगे बेटा जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंप्लीटली बेटा जो है 1 सेल से 2 सेल बनने का जो इवेंट होता है उसको हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले आता है इंटरफेज,
दूसरा आता है एम फेज। इंटरफेज को अपने 3 फेज में डिवाइड किया है बेटा, G1 S G2, और यहां पर जो है हमने एम फेज को 2 फेज में डिवाइड किया है, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो हम डिस्कस करेंगे यहां पर जो है। अब बात करते हैं सेल साइकिल की। मेनली तो 2 फेज हैं, मेनली 2 फेज हैं। पहला फेज है यहां पर जो है इंटरकाइनेसिस, और दूसरा है एम फेज, ठीक है ना। इंटरकाइनेसिस और एम फेज, इंटरकाइनेसिस और एम फेज दिख रहा होगा आपको, है ना, या फिर इंटरफेज या एम फेज बोलते हैं, इंटरफेज या फिर एम फेज बोलेंगे। इंटरफेज को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है यहाँ पर, G1 S और G2, ठीक है ना, G1 S G2। G1 S G2 में सेल क्या करती है बेटा, डिवीजन के लिए खुद को रेडी करती है, डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, ठीक है ना। सेल साइकिल शादी की तरह होता है, मैरिज की तरह होता है। जैसे मान लो कि शादी हो रही है किसी घर में, ठीक है ना। अगर शादी हो रही है किसी घर में, तो सबसे पहले तैयारी होती है, ठीक है ना। तैयारी होती है तो शादी की तैयारी चलती है, मतलब आप मान लो कि मंथ क्या, 4-5 महीने, 6 महीने, है ना, शादी की तैयारी करते हैं आगे हम, है ना। मार्केट से जाकर सारी चीजें बाय करते हैं, बहुत सारी चीजें, हलवाई को ऑर्डर देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, गहने बनवाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें शादी के अंदर होती हैं बेटा जो है। तो शादी की तैयारियां जो है, गार्डन बुक करना पड़ता है। तो शादी की तैयारियां, प्रिपरेशन जो है 6 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद शादी कितने दिन में हो जाती है, 1 दिन में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, G1 S G2 ये तीनों इंटरफेज में आते हैं, G1 S G2 तीनों इंटरफेज में आते हैं, और इंटरफेज में सेल खुद को डिवीजन के लिए रेडी करती है, प्रिपेयर करती है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ ब्रॉडली G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, अगर मैं यही बता दूंगा तो फिर सेल बायो ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, फिर इंट्रो नहीं होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि हम शॉर्टकट में देख रहे हैं। तो G1 S G2 में सेल खुद को डिवीजन के लिए रेडी करती है। रेडी करने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ सेल साइटोप्लाज्म में ग्रोथ करेगी, डीएनए क्वांटिटी को डबल करेगी, सेंट्रियोल डबल करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं सबके नंबर बढ़ जाएंगे। कहां पर, इंटरफेज में, G1S और G2 में। तो G1S G2 में बेटा जो है सेल डिवीजन का बहुत लंबा समय इन्वेस्ट करती है। जैसे मान लो कि हमारी ह्यूमन लीवर सेल है, तो ह्यूमन लीवर सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं। तो 23 आवर्स टाइम बेटा जो है, 23 आवर्स कहाँ बीतेगा, इंटरफेज में, और 1 आवर ओनली एम फेज में, ठीक है ना। तो इंटरफेस बहुत लंबा टाइम कंज्यूम करता है बेटा सेल डिवीजन का। मान लो ई कोलाई है, ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है, 20 मिनट में डिवाइड होती है, तो 18 मिनट उसका समय जो रहेगा वो रहेगा बेटा जो है इंटरफेज में, ठीक है ना, इंटरफेज में। और एम फेज में केवल कितना रहेगा टाइम, ओनली 2 मिनट्स, ठीक है ना। तो एम फेज में बहुत कम टाइम लगता है। तो जैसे शादी की तैयारियों में बहुत कम टाइम लगता है, सॉरी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वैसे इंटरफेज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सेल खुद को रेडी कर रही, प्रिपेयर कर रही डिवीजन के लिए, ठीक है ना। और जो इंटरफेज हमारी होती है, इनविजिबल फेज होती है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। जैसे आप शादी की तैयारी करते हो तो वो दिखाई थोड़ी देता है ना किसी को, मतलब आप कुछ मान लो गहने बनवाने जा रहे हो, ठीक है ना, तो डीजे लेके थोड़ी जाते हो। वैसे ही यहाँ पर जो है, मतलब जो हमारा इंटरफेज होता है वो इनविजिबल फेज होता है, ठीक है ना। वहां पर कोई मतलब किस मालूम नहीं पड़ पाता है क्या हो रहा है अंदर, ठीक है ना। और जो हमारा एम फेज होता है वो बिल्कुल शादी की तरह, जैसे आप शादी करते हो, सबको दिखा करते हो, ठीक है ना, सबको शोर शराबा करते हो, पूरी दुनिया को बताते हो भैया शादी होने वाली है हमारे घर जो है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो एम फेज होता है वो विजिबल होता है ना, वहां होने वाले सारे इवेंट्स को हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, ठीक है ना, सारी चीज दिखाई देती है। तो एम फेज विजुअल फेज होता है, एक्चुअल डिवीजन फेज होता है, ठीक है ना, और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है बेटा। और जो हमारा इंटरफेज होता है, G1 S और G2, ठीक है ना, G1 S G2, ये इनविजुअल फेज होता है, बहुत लंबे पीरियड तक चलता है ना। सेल डिवीजन का 95% से ज्यादा पार्ट, ज्यादा टाइम सेल यही इन्वेस्ट करती है। फिर से बोल रहा हूं, सेल डिवीजन का 95% से ज्यादा टाइम सेल G1S G2 मतलब इंटरफेज में ही इन्वेस्ट करती है, ठीक है ना। और एम फेज में तो केवल बहुत कम टाइम बेटा जो है इन्वेस्ट होता है। एम फेज एक्चुअल डिवीजन फेज होता है बेटा, और इंटरफेज में सेल खुद को रेडी कर रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, और इससे ज्यादा चीजें हम सेल बायोलॉजी में देखेंगे। अब बात करते हैं आगे बेटा जो है, ध्यान से देखना, क्योंकि हम शॉर्टकट देख रहे हैं, हम केवल इंट्रो पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत शॉर्टकट में देखेंगे। ये माइटोसिस है बेटा जो है, ठीक है ना। और माइटोसिस में क्या होगा बेटा जो है, माइटोसिस में सबसे पहले आएगा मतलब जो है एम फेज, सॉरी बेटा इंटरफेज,
ठीक है ना। इंटरफेज में सारी चीजें होंगी, है ना। इंटरफेज में सेल खुद को ग्रो करती है बेटा। उसके बाद आएगा बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फाइनली 4 फेज के बाद जो है, ठीक है ना, और फिर साइटोकाइनेसिस भी आएगा और 1 से 2 सेल बन जाएगी। आपको यहाँ कुछ नहीं ध्यान देना है, बस माइटोसिस में बेटा जो है 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होना है, ये बात ध्यान देना है। और जो दोनों सेल बनी है वो जेनेटिकली अपने पेरेंटल सेल की तरह सेम होंगी, ठीक है ना। फिर ये आगे दोनों सेल पेरेंटल सेल बन जाएंगी और ये 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन करेंगी। और यहाँ पर ध्यान से देखना, म्यूसिस में ये जो सेल है ना बेटा जो है, ये क्या करेगी, सबसे पहले म्यूसिस 1 करेगी और 2 सेल क्रिएट करेगी, ठीक है ना। 2 सेल क्रिएट करेगी, ठीक है ना। उसके बाद वो म्यूसिस सेकंड करेगी और 4 सेल क्रिएट करेगी। तो इतना याद रखना है बेटा जो है, 1 से 2 सेल क्रिएट करेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये दोनों सेल जो होंगे बेटा जो है वो करेंगी म्यूसिस सेकंड और 4 सेल क्रिएट करेंगी, ठीक है ना। तो म्यूसिस में म्यूसिस के 2 पार्ट होते हैं, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2, ठीक है ना। म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। और 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। और 1 सेल से जो 4 सेल बनी है ये बिल्कुल जेनेटिकली डिफरेंट होती है पेरेंटल सेल से, ठीक है ना। और माइटोसिस में 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और जो दोनों सेल बनी है ना बेटा जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंटल सेल के। और उसके अलावा जो है यहाँ पर माइटोसिस में बेटा जो है केवल एक ही होता है बेटा, माइटोसिस का एक ही पार्ट होता है। और यहाँ म्यूसिस के 2 पार्ट होते हैं, म्यूसिस 1 म्यूसिस 2। और माइटोसिस सिंगल पार्ट में हो जाता है बेटा जो है, उसके 2 पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे हम जो है। अब बात करते हैं बेटा जो है कि सेल मिलकर टिश्यू क्रिएट करती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं, सेल मिलकर टिश्यू क्रिएट करती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन क्रिएट करते हैं और ऑर्गन मिलकर हमारे ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी बॉडी है, हम बहुत सारे बेटा जो है यहाँ पर मतलब ऑर्गन से मिलके बने हैं, है ना बेटा जो है। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बेटा जो है। जैसे जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पर आता है स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा हम कैसे इनहेल करते हैं, कैसे एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना। मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है बेटा। नर्वस सिस्टम, ये मेरे हैंड का जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये सब किसी कारण हो रहा है, जो सोच रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैं जो बोल पा रहा हूं, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, ये सब किस पर डिपेंड करता है बेटा, नर्वस सिस्टम पर। तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो मिलकर हमारे बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, चलाते हैं बेटा जो है। इनमें से अगर एक भी सिस्टम काम ना करे बेटा जो है, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा जो है। अब बात करते हैं, ये बहुत सारे सिस्टम है बेटा जो है, ठीक है ना। अब अलग अलग सिस्टम के अलग अलग फंक्शन होते हैं। इनमें से जो मेन होता है ना बेटा जो है वो होता है हमारा नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। बिकॉज नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को क्रिएट करते हैं और जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं बेटा जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस क्रिएट करते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं बेटा। अगर नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होंगे ना तो फिर आप पागल ही हो जाओगे जो है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, आप जो सोचोगे वो नहीं कर पाओगे। आपका आपका अगर जो है नर्व पर कंडक्शन नहीं आएगा तो आप जो सोच रहे हो, जो देख रहे हो, उसके बारे में बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो है, जो कि आगे नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे। ध्यान से देखना यहाँ पर,
ये रहा हमारा नर्वस सिस्टम बेटा जो है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सीएनएस और पीएनएस जो है, ठीक है ना, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं बेटा जो है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं बेटा। ब्रेन से निकलने वाली नर्व क्या कहलाती है बेटा जो है, क्रेनियल नर्व, जो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व कहलाती है बेटा स्पाइनल नर्व, जो पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के बारे में मतलब सिमिलरिटी डिसमिलरिटीज क्या है, ध्यान से देखना। अब बात करते हैं कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम से सारा काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ध्यान देखना बेटा जो है, पहला पॉइंट ये है कि जो हम तुरंत के फैसले लेते हैं ना, जैसे मान लो कि मतलब सांप को देख कर डर जाना, भाग जाना, ठीक है ना। और जब हम चाय लेते हैं, कप ज्यादा गर्म है तो उसको हम जल्दी से रख देते हैं, है ना, बिकॉज जैसे सेंसेशन हमारे नर्वस सिस्टम में जाते हैं तो कहता है भैया इसको रख दो नहीं हाथ जल जाएगा। जब रोटी बना रहे हो तो रोटी पलट रहे होते हो, कभी गलती से बेटा जो है ना, गैस में हमारा हाथ आ जाए तो हम हाथ को खींच लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मतलब जो हम तुरंत के फैसले लेते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, उन सबको नर्वस सिस्टम क्रिएट करता है। नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है और पॉइंट टू पॉइंट होता है। मान लो क्रिकेट खेलते हो तो बॉल यहाँ पर आ रही ना, तो हमारा हाथ यहीं पर जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर जाता है ना। मान लो फिर भी कैच छूट जाए, हमारा नर्वस सिस्टम कोशिश करता है कि एग्जैक्टली वहीं पर बॉल को पकड़े, ठीक है ना, एग्जैक्टली वहीं पर चीजों को पकड़े, है ना। जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बिल्कुल ड्राइव करते हैं। अब बॉल बहुत स्पीड से आ रही है, बॉल बहुत स्पीड से आ रही है, इन स्विंग आउट स्विंग होकर किधर भी जा सकती है, लेकिन फिर भी हमारा नर्वस सिस्टम लास्ट तक पीछा करता है उसका कि भैया उसको बीच बैट में लेके ड्राइव करें, है ना। मतलब हमारे बीच वाले बैट के बीच वाले पोर्शन पे आके लगे, ये सारे फैसले हमारे नर्वस सिस्टम लेता है बेटा। तो नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना, और नर्व इंपल्स कंडक्शन भी बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है ना। और हमारे नर्वस सिस्टम को मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, वो मेन पार्ट होते हैं, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं बेटा। सीएनएस में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वही हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है ना बेटा, वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। मतलब जैसे मान लो कि बैट के बीच में ही बॉल लगेगी, हमारी तो पूरी कोशिश होती है, हो सकता है बॉल इन स्विंग कर जाए, आउट स्विंग कर जाए, इधर उधर चली जाए तो हम आउट हो जाए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बॉल को बैट के बीच में ले पाए, ठीक है ना। तो मतलब नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है ना, बिल्कुल पॉइंटेड होता है बेटा, जो मतलब एक पॉइंट पर होता है, ठीक है ना। जबकि एंडोक्राइन में ऐसा नहीं होता है बेटा। एंडोक्राइन में ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो है मान लो स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो भैया टेस्टो आज मतलब इरादा बनाया है कि ज्यादा रिलीज करवाना है, ये नहीं। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेटा जो है, ठीक है ना, किसी में मान लो प्यूबर्टी हो गई, है ना। प्यूबर्टी कैसे आती है, जब हमारे यहाँ पर हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो वाया पोर्टल सिस्टम आते हैं हमारे पिट्यूटरी पर बेटा जो है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन बनाते हैं जिनको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। टू टाइप के होते हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच आएंगे, अगर मेल होगा तो उसकी टेस्टिस पर वर्क करेंगे, टेस्टिस पर वर्क करके दो हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज कराते हैं बेटा, उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन जाएगा और हमारी प्यूबर्टी की जीन को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही प्यूबर्टी की जीन स्टिमुलेट होगी तो वैसे ही क्या होगा बेटा जो है, मतलब प्यूबर्टी की जीन स्टिमुलेट होगी तो वो अपने फंक्शन करना स्टार्ट करेगी। जीन क्या करती है, जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगी, एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। फिर जो प्रोटीन होगा बेटा, एंजाइम होगा, वो जाएगा और हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाएगा। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे आते हैं, थोड़ी थोड़ी आगे दो चार बियर्ड आई, है ना, मुस्टेच आई, है ना, थोड़ा मसल्स मास बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और थोड़ा शोल्डर ये पैल्विक गिडल ब्रॉड होना स्टार्ट हुआ, बिहेवियर में एग्रेसिवनेस आना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें स्लोली हुई है, थोड़ी हुआ कि मान लो कल रात को प्यूबर्टी आई और आज सुबह जो है पूरा फुल बियर्ड आ गई जो है, ठीक है ना। आज बिल्कुल कल शाम को बच्चा लेटा था बहुत पतला था, आज बिल्कुल सुबह उठा और बिल्कुल मस्कुलर बॉडी वॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। कल तक वो गैमेट नहीं बना पा रहा था, बिल्कुल आज बिल्कुल स्पर्म बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा जो है ना, प्यूबर्टी बहुत स्लोली प्रोसेस है, क्योंकि उसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन जो है। तो हार्मोन का जो रिस्पॉन्स होता है ना, रिएक्शन टाइम होता है बहुत लंबा होता है। और हार्मोन मतलब ऐसे पॉइंटेड नहीं रिलीज होते हैं, हार्मोन ग्लैंड से रिलीज होगा और पूरे ब्लड में फैल रहा होगा, ठीक है ना। तो मान लो जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे पूरे ब्लड में घूम रहा होगा, ऐसा नहीं टेस्टिस के अंदर ही है, ठीक है ना। तो हार्मोन्स पूरी बॉडी में घूमते हैं वाया ब्लड जो है, ठीक है ना। और हार्मोन एक पॉइंटेड काम नहीं करते हैं बेटा, हार्मोन पूरी बॉडी में घूम रहे हैं तो एक साथ काम करते हैं, पूरी बॉडी में काम करते हैं। और हार्मोन्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है बेटा, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। फिर कंप्लीटली प्यूबर्टी आने में मान लो 13 से 14 साल में हार्मोन्स आए जो है ना।
तो 13 से 13 to 14 ईयर्स में हार्मोन्स आए तो उन्होंने प्यूबर्टी की जीन को स्टिमुलेट किया। तो ऐसा नहीं आपकी प्यूबर्टी एक महीने में 6 महीने में 2 दिन में 5 दिन में आ जाएगी। प्यूबर्टी आने में एक लंबा वक्त लग जाएगा बेटा, कंप्लीट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने में एक लंबा वक्त लग जाएगा, कम से कम मान लो आप 4 से 5 साल का, ठीक है ना। मान लो ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ कराता है, ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ 2 4 5 दिन में थोड़ी करा देगा, है ना। 17-18 साल लग जाते हैं हमारी लंबाई को बढ़ने में कंप्लीटली बेटा जो है ना। तो ऐसे हार्मोन्स बहुत स्लोली वर्क करते हैं। अब मान लो फीमेल के अंदर है, तो फीमेल के हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आएगा, है ना। वाया पोर्टल सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा जो है एक हार्मोन बनाएगा, उसको हम कहेंगे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, है ना। वो 2 टाइप के होते हैं, एफएसएच और एलएच। वो जाएगा फीमेल के ओवरीज में वर्क करेगा और ओवरीज से यहाँ पर 2 हार्मोन रिलीज कराएगा, जिसको अपन कहते हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है, ठीक है ना। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाएगा। जैसे जब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं बेटा, तो मेस्ट्रोसाइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा पैल्विक गिल्डल ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है बेटा जो है। मेल में पैक्टोरियल ब्रॉड होता है आफ्टर प्यूबर्टी, फीमेल में पैल्विक ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। पैल्विक गिल्डल ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फीमेल की आवाज बहुत पतली हो जाती है बेटा जो है, हमारी आवाज बहुत खराब है ना, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी भारी है। फीमेल की बहुत पतली और मीठी आवाज होती है ना। और उसके अलावा जो है फीमेल्स का बिहेवियर में एग्रेसिवनेस नहीं आता है, बिकॉज टेस्टो नहीं बेटा, उनके अंदर एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। और एस्ट्रोजन के कारण उनका बिहेवियर वही नॉर्मल बना रहता है जो नॉर्मल होता है जो है, ठीक है ना। तो हमारी तरह एग्रेसिवनेस नहीं आता है, किसी से मारपीट करें झगड़ा करें, ठीक है ना। उनका बिहेवियर नॉर्मल बना रहता है आफ्टर प्यूबर्टी, बिकॉज एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल का हार्मोन होता है बेटा, वो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। और हाँ, प्यूबिक हेयर भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे फीमेल के अंदर, है ना। फीमेल के अंदर बियर्ड मोस्टेज नहीं आती है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बियर्ड मोस्टेज लाता है बेटा, है ना। वो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, फीमेल का नहीं। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। तो कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाएंगे, है ना। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अलावा प्यूबिक हेयर ग्रो हो जाएंगे, उसके अलावा ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, oogenesis में पहले से ही स्टार्ट हो जाता है बेटा जो है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है यहाँ पर मेस्ट्रोसाइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है ना। पैल्विक गिल्डल ब्रॉड होगा, ठीक है ना। आवाज जो होगी जो है हाई पिच हो जाएगी, मतलब थोड़ी तीखी वॉइस हो जाती है बेटा, ठीक है ना। ये सारे फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा हार्मोन्स और ये नर्वस सिस्टम के बारे में डिफरेंस पता लगा होगा आपको। ध्यान से देखना, जो नर्वस सिस्टम होता है रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है बेटा, है ना। यूज इम्पल्स टू सेंड मैसेज बेटा जो है, इम्पल्स जनरेट होते हैं और वो मैसेज सेंड करते हैं। जैसे मान लो हमने किसी चीज को छुआ, ये गर्म है, तो तुरंत हाथ हटा लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही हमने छुआ बेटा, यहाँ पर जो है जो न्यूरॉन्स थे वो लेके इंफॉर्मेशन गए नर्वस सिस्टम तक, उसने तुरंत कहा कि भैया हटा लो जो है, ठीक है ना। सेंसरी लेके जाते हैं बेटा, मोटर लेके आते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। यूज इम्पल्स, हाँ, ऑर्गन एंड ब्रेन आर ऑर्गन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बेटा जो है मेन पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है ना। न्यूरॉन्स का यूज होता है बेटा, 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। सेंट्रल में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं बेटा जो है कौन कौन से, हमारा क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है एंडोक्राइन सिस्टम की जो है, तो स्लो रिस्पांस होता है, रिएक्शन टाइम बहुत स्लो होता है बेटा, रिस्पांस बहुत स्लो होता है। धीरे धीरे ग्लैंड से रिलीज होंगे बेटा जो है, बहुत स्लोली रिलीज होंगे, बहुत स्लोली रिलीज होंगे, और हमारी पूरे ब्लड में फैल जाएंगे और बहुत धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है ना। ये बेटा जो है, ये यहाँ पर इम्पल्स नहीं जनरेट करते हैं, ये हार्मोन भेजते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। और हार्मोन जो है फिर जाता है और अपना काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्गन्स ग्लैंड्स होती हैं बेटा जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है ना। हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है बेटा जो है। कुछ हार्मोन की एग्जांपल है बेटा जो है, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, एचजीएच, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बेटा जो है, प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, 1 2 4 नहीं, जो ब्रॉडली हम पढ़ेंगे बेटा जो है कहाँ पर, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है ना। अब ध्यान देखना, मान लो ये कोई आदमी दिख रहा है आपको, तो ये इसका ब्रेन रहा बेटा, नीचे ये रही इसकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं बेटा जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आती हैं बेटा जो है स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम कहते हैं बेटा जो है क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, नर्वस सिस्टम
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। ध्यान से देखना, अगर ये नर्व जो होती है, जो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स होती हैं बेटा, वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही होंगी हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स को। कहा? हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स को। तो हम कहेंगे भैया ये वाला जो नर्वस सिस्टम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना। जब इन्फॉर्मेशन लेके जाया जाए वॉलेंट्री ऑर्गन्स को, ये जो हमारे कंट्रोल में है, तो हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और अगर ध्यान से देखना, जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होंगी वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगी, वो कंट्रोल करेंगी जब हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन को, जैसे मान लो डायसन आप करवा रहे हो, डायसन करवा क्या रहे हो रहा है डायसन जो है, डायसन आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप शादी में गए थे, पार्टी में गए थे, तेल मसाले वाली चीजें ज्यादा खाई हैं, तो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करा दो, है ना, ज्यादा इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करवा दो, तो डायसन अच्छे से हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपको, कॉन्स्टिपेशन का मतलब कि आपकी जो मूवमेंट है बेटा, पैरालिसिस जो हो रही है वो स्लो हो रही है, तेज करवा दो। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं, गोली खाना पड़ेगा, टेबलेट लेना पड़ेगा, उसके लिए दवा लेना पड़ेगा, है ना। आप अपनी मर्जी से फास्ट नहीं करा सकते हो पैरालिसिस को, तो चीजें इनवॉलंटरी है जो आप अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते हो। जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो चीजें हो रही बेटा जो है ना, वो सब, जैसे बीपी बढ़ाना, बीपी बढ़ना और घटना, लो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं बेटा, मान लो किसी का बढ़ा हुआ है तो स्लो करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर खुद से अंदर से कंट्रोल होता है बेटा, वो इनवॉलंटरी होता है, हम और आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, हम और आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखना, ब्रेन के अंदर से, है ना, ब्रेन के अंदर से सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स लेके जा रही हो बेटा इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक, तो उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेटा जो है, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हो जाती हैं बेटा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री ऑर्गन जैसे मसल्स आ जाती हैं हमारी, ठीक है ना, ये बाहर की जो चीजें हैं वो मेनली वॉलेंट्री होती हैं और वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं, ठीक है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, टू टाइप के होते हैं, इंफॉर्मेशन लाने वाले सेंसरी, ले जाने वाले मोटर। और आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांटा है बेटा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक बेटा जो है, जो होता है वो आता है क्रिटिकल कंडीशन में। क्रिटिकल कंडीशंस क्या होती है? फियर, फाइट और फ्लाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट, ठीक है ना। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है बेटा नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है ना। मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है ना, तो आपने उसको देखा, आप ताकतवर है तो आप डर जाओगे, फिर आप भाग जाओगे, ठीक है ना। तो उन कंडीशन में हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और हम वही बैठे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको, ठीक है ना, कुछ नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस में हो, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो एनएस के भी दो पार्ट होते हैं, एनएस के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ध्यान देखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, एनएस के दो पार्ट होते हैं बेटा, है ना, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है? फियर, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में, जब आपको डर लगता है, आप किसी मतलब सांप को देख लिया, डर लग रहा है ना, मतलब कोई इमोशन वाली कंडीशंस होती है ना, मान लो दिल टूटा है आपका, है ना, या तो फिर कोई मर गया है अपना, है ना, या तो रोड एक्सीडेंट हो गया है ना, या तो फिर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, तो उस कंडीशन में मतलब अचानक जो ऐसी चीजें होती हैं, है ना, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक तब एक्टिव होता है बेटा जब आप नॉर्मल बैठे हो, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो ये रहा हमारा नर्वस सिस्टम, है ना, उसको बहुत हमने शॉर्टकट में देखा है। अब बात करते हैं बेटा, न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बेटा। अब एक न्यूरॉन्स के तीन पार्ट होते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये हो गए डेंड्राइट्स, ठीक, डेंड्रॉन, ठीक है ना, ये सेल बॉडी है, इसी को साइटोम कहते हैं। और ये रहा हमारा एक्सॉन, लंबा सा रहा एक्सॉन जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का एक्सॉन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा जो है, डेंड्रॉन्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, डेंड्राइट से डेंड्रॉन का फंक्शन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की ओर भेज देना, ठीक है ना। और सेल बॉडी के अंदर बेटा जो है, यहाँ पर सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सॉन चली जाएगी बेटा जो है, ठीक है ना। और जो एक्सॉन होता है बेटा जो है, उसमें माइलिन शीट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन है। अगर सीएनएस होगा तो माइलिन शीट का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करवाती हैं बेटा। और अगर यहीं पर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन होता तो यहाँ पर माइलिन शीट का फॉर्मेशन करवाती हमारी स्वान सेल्स। कौन से सेल? स्वान सेल्स जो है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, सीएनएस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कराती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, ठीक है ना। और पीएनएस के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कराती है बेटा जो है हमारी स्वान सेल्स। अब ध्यान से देखना यहाँ पर जो है, आप बोलोगे सर माइलिन शीट का फॉर्मेशन
स्टिमुलेशन क्यों जरूरी है, ठीक है ना भाई, क्यों सीएनएस पीएनएस के न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि उससे नर्व इम्पल्स कंडक्शन बेटा जो है बहुत फास्ट होता है, ठीक है, इसलिए, है ना, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक नहीं हो पाती है। इधर देखना, कुछ जगह ऐसी हैं बेटा जहां जहां पर मतलब ये अपना माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उसको अपन नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। आप बोलोगे सर डायरेक्ट पूरा माइलिन शीथ बना दिया तो क्या होगा? बेटा बिल्कुल नर्व इम्पल्स कंडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर माइलिन शीथ नहीं होगी तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन स्लो होगा, माइलिन शीथ होगी तो फास्ट होगा, और माइलिन शीथ लगातार होगी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे हम जो है, तो यहाँ पर लास्ट वाले पार्ट को बेटा जो है एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जिसमें बेटा जो है सिनेप्टिक नोब होती हैं, उनके अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल होती हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं बेटा, जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। वो चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी काम की नहीं है। फिलहाल देखो एक डायग्राम और है यहाँ के न्यूरॉन्स का। डेंड्राइट से काम होता है बेटा सिग्नल रिसीव करना, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। एक्सॉन बेटा जो है, ये एक्सॉन जो होता है वो सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स कंडक्शन को दूर ले जाता है, माइलिन शीथ लीकेज को रोकते हैं और नर्व इम्पल्स कंडक्शन को स्पीड अप करते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल के अंदर बेटा जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारी सिनेप्टिक वेसाइकल होती हैं जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, यहां नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये मेनली नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे, यहाँ बस एक बार शॉर्टकट में, ठीक है ना। ये रहा ब्रेन और ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मान लो बेटा जो है मतलब कोई चीज है, चाय है ना, हमने अचानक छू दिया उसको जो है ना, और चाय क्या है जो है यहाँ पर गर्म है, तो हम हाथ उठा लेंगे। इधर देखो यहाँ पर ये रहा रिसेप्टर, ठीक है ना, हमने टी को टच किया, टी हॉट है, ठीक है ना बेटा, टी क्या है? हॉट है। अब एफरेंट सिग्नल्स जो होंगे बेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, है ना, इंटीग्रेटेड सेंटर के अंदर। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, ये ब्रेन में भी हो सकता है बेटा। वो रिस्पॉन्स देगा और इफरेंट सिग्नल जो होंगे वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे हमारे हैंड तक, और हम हाथ को वापस खींच लेंगे बेटा जो है, ठीक है ना। इसीलिए गर्म चाय नहीं छूना चाहिए बेटा जो है, हाथ जल सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं बेटा जो है। देखो ध्यान से देखना बेटा जो है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हमारी बॉडी की हर जगह तक नस नहीं पहुंच सकती बेटा, लेकिन ब्लड तो हर बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है ना बेटा, बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है ना। इसीलिए हमको एंडोक्राइन सिस्टम की नीड पड़ी बेटा जो है। एंडोक्राइन सिस्टम की नीड क्यों पड़ी? बिकॉज जो हमारा मतलब वो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स बॉडी की हर सेल तक नहीं पहुंच सकती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम मेल और फीमेल में समथिंग कॉमन ही होते हैं। दोनों के पास हाइपोथैलेमस है, दोनों के पास पीनियल है, दोनों के पास पिट्यूटरी है, दोनों के पास थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, दोनों के पास थाइमस है, दोनों के पास एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों के पास पैंक्रियाज है, ठीक है ना। लेकिन बेटा जो है फीमेल के पास ओवरी है और मेल के पास टेस्टिस है बेटा जो है। टेस्टिस के अंदर ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ओवरी के अंदर ये ओवा का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा बेटा जो है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है ना, और ओवरी से ये रिलीज करती है दो हार्मोन, जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अब यहाँ पर एक दो हार्मोन एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई हार्मोन्स भी कैसे वर्क करता है। जैसे हमने थोड़ा सा देखा कि भाई हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हार्मोन के एक्शन भी देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। तो हम फीमेल में नहीं जाएंगे बेटा, फीमेल का हम बाद में देखेंगे, मतलब ये हार्मोन्स जो है, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी हम मेल का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा जो है, ये रहा मेल का ब्रेन बेटा जो है, और ब्रेन में होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा एक हार्मोन, उसको हम कहेंगे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। वो जाएगा पिट्यूटरी पर और जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और दो हार्मोन रिलीज करेगा बेटा, एफएसएच और एलएच जो है। जो एफएसएच हार्मोन है वो आएगा
और वर्क करेगा मेल के अंदर बेटा जो है मेल के टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये चीज आप रिप्रोडक्शन में देखोगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं बेटा। तो ये वर्क करेगा, एफएसएच वर्क करेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट सर्टोली सेल्स में, ठीक है ना। और सर्टोली सेल्स जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होता है बेटा, वो रिलीज करेगा हार्मोन इनहिबिन और एबीपी और एरामाटोज जो है, 3 हार्मोन रिलीज करता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर जो है, ध्यान से देखो यहाँ पर जो है, जो सर्टोली सेल्स होती हैं, एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल के अंदर। सर्टोली सेल मेल के टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल होती हैं। सर्टोली सेल 3 चीज रिलीज करती हैं, इनहिबिन, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर और एरामाटोज। एरामाटोज क्या करता है बेटा जो है, हमारे अंदर मेल के अंदर, मेल मतलब हमारे में बोल रहा हूं तो मेल के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। एबीपी क्या करता है बेटा, वो मैं भी बाद में डिस्कस करूंगा। और इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन क्या करेगा कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को नेगेटिव फीडबैक देगा। जब कभी बेटा सर्टोली सेल को ज्यादा ही स्टिमुलेट कर रहा होगा कौन, एफएसएच, तो फिर ये इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देके एफएसएच को घटाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है एलएच की जो है। तो यहाँ एलएच भी रिलीज हो रहा था बेटा, ठीक है ना, एलएच भी रिलीज हो रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एलएच क्या करेगा, लीडिंग सेल पर काम करेगा। लीडिंग सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं होती है बेटा, वो बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए लीडिंग सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। लीडिंग सेल रिलीज कराता है बेटा टेस्टोस्टेरोन जो है, ठीक है ना। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा बेटा जो है, जाएगा और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाके और स्पर्म का प्रोडक्शन कराएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाकर स्पर्म का प्रोडक्शन, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है मान लो, है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स भी होती हैं और जर्म सेल भी होती है बेटा। जर्म सेल क्या करती हैं, स्पर्म बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो लीडिंग सेल से रिलीज हुआ है बेटा कौन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जाएगा सर्टोली सेल के अंदर, और सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती हैं, तो वहीं पर जर्म सेल होती हैं बेटा, और वहां पर जाके वो स्पर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। अब इधर देखो, जो ये हमारा एबीपी होता है बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर होता है, ये क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को और कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस ना समझ में आ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो मतलब स्पर्म और फास्ट बनने लग जाएंगे, ऐसा समझ सकते हो आप, स्पर्म बहुत तेज बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एबीपी क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, है ना, टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने की रेट बढ़ जाती है, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे हम जो है। तो हमने थोड़ा हार्मोन्स के बारे में देखा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या है कि टेस्टोस्टेरोन मतलब जो है ज्यादा रिलीज होगा कम रिलीज होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा टेस्टोस्टेरोन बहुत मतलब मेल के लिए बहुत इफेक्टिव हार्मोन होता है बेटा। टेस्टोस्टेरोन है तो मेल के अंदर मसल्स है, ठीक है ना, मेरी मसल्स डाउन हो रही हैं, ठीक है ना, और मसल्स है तो मेल के अंदर कॉन्फिडेंस है। टेस्टोस्टेरोन होगा तो मूड अच्छा होगा, टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो नींद अच्छी आएगी, है ना, टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो बोन की डेंसिटी ज्यादा होगी। टेस्टोस्टेरोन अगर हाई होगा बेटा जो है, तो यहाँ पर सेक्स, ये अपना जो है सेक्स ड्राइव अच्छी होती है जो है, ठीक है ना। और टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छा होगा आपका तो हेयर्स अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, नेल्स अच्छे होंगे, ठीक है ना। और आदि मस्कुलर होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा बेटा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, नींद अच्छी आएगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा फास्ट होगा, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन मेल के ओवरऑल बेटा जो है सेक्सुअल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ को डिसाइड करता है, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, टेस्टोस्टेरोन मेल में सेक्सुअल, फिजिकल, मेंटल तीनों हेल्थ को बेटा जो है कंट्रोल करता है। तो टेस्टोमेल का मेन हार्मोन है बेटा जो है। अगर टेस्टोस्टेरोन ही अगर नहीं है आपके पास तो आप मेल ही नहीं हो, ठीक है ना। तो अगर आप मतलब जो है हेल्दी मेल हो तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना चाहिए बेटा जो है। ध्यान से देखना, मान लो बहुत सारे लोग जो होते हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, वो अपने टेस्टोस्टेरोन जो है हाई रखने के लिए एआरटी कराते हैं बेटा जो है ना, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन थेरेपी कराते हैं बेटा जो है, ठीक है ना, जिससे उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई बना रहता है। और वो लोग जब मतलब फिल्म वगैरह में शर्ट वगैरह उतारते हैं, शर्टलेस होते हैं, तो उनकी बॉडी अच्छी दिखती है। यहाँ तक कि 40-50 ईयर्स में भी वो लोग 6 पैक मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, जो कि हालांकि हार्मफुल है, ठीक है ना। बहुत सारे जिम में भी लड़के
अच्छा दिखने के लिए टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, टैबलेट्स फॉर्म में भी लेते हैं बेटा जो है ना। इंजेक्टिव फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, टैबलेट्स भी आती हैं जिनको आप ले सकते हो और अच्छी बॉडी बना सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें हार्मफुल है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं 2-3 साल बॉडी दिखाने के चक्कर में आप आने वाले 30-40 साल खराब नहीं कर सकते हो अपने जो है ना। तो टेस्टोस्टेरोन आप ऐसे आर्टिफिशियल नहीं ले सकते, है ना, आर्टिफिशियल मतलब हार्मफुल होता है बात के लिए। तो आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हो, जैसे अच्छी नींद, अच्छा खाना, है ना, और मतलब प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, है ना, अच्छे अनसैचुरेटेड फैट खाओ, अच्छी नींद लो, टेंशन कम लो, ठीक है ना, और मतलब मंदिर जाओ, भगवान के इससे शांति मिलेगी, है ना। तो इन सब चीज़ों से टेस्टोस्टेरोन हमारा बूस्ट हो सकता है, ठीक है ना, एक्सरसाइज करने से, ठीक है ना, अच्छा वाटर इंटेक ज़्यादा करने से और एक्सरसाइज करने से, इन सब चीज़ों से हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करके आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हो, तो आप इस पर्सन की तरह दिखोगे। अगर टेस्टोस्टेरोन लो हो, सॉरी, इस पर्सन की तरह दिखोगे और टेस्टो आपका लो होगा तो आप ऐसे दिखोगे बेटा जो है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन लो होना मतलब थकान आना बॉडी के अंदर, है ना, फटीग ज़्यादा बढ़ जाती है, हम थक जाते हैं, हम ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते हैं। टेस्टो लो होगा तो बोन डेंसिटी बेटा जो है कम होगी, हड्डियाँ जल्दी टूट जाएंगी, ठीक है ना। इसके अलावा टेस्टो लो होगा तो फैट, फेस के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना, और आदमी मोटा हो जाएगा बेटा जो है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो फैट को बर्न करता है बेटा, फैट को बर्न करके एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है तो मसल्स मास बढ़ जाता है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन अगर घटेगा तो ये फैट बढ़ेगा, मोटे हो गए, गाल में फैट जमा हो जाएंगे, डबल चीन आ जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा लिबिडो घट जाएगा, सेक्सुअल डिजायर घट जाएंगी, ठीक है ना। पाँव टूटने के बेटा जो है रिस्क ज्यादा हो जाएंगे, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो, ठीक है ना। आप डिप्रेस रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, है ना, बिकॉज मेल का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? टेस्टोस्टेरोन से, पावर कहाँ से आता है? टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है ना। और लगातार थकान फील होगी बेटा, और टेस्टो हाई रहेगा तो माइंड शार्प होगा, कॉन्फिडेंस होगा, खुश रहोगे, मसल्स मास ज्यादा होगा, हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, है ना, स्ट्रॉन्ग लिबिडो होगा, ठीक है ना। अभी तो सेक्सुअल एक्टिविटी करते नहीं हो, करोगे तो अच्छी परफॉर्म कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग बोन होंगी, और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी से भरे रहोगे दिन भर जो है। बढ़ जाते हैं आगे हम जो है। अब बात करते हैं बेटा एक हार्मोन और हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स में आज हम जो है, फिर हमारा टाइम हो जाएगा समथिंग, हाँ 12:38 हो चुके हैं, है ना, हमारे पास 10 से 15 मिनट और हैं, ठीक है ना। लास्ट हार्मोन जो है हमारा वो ऑक्सीटोसिन है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन है, ठीक है ना। तो एक हार्मोन हम और डिस्कस करते हैं बेटा जो है। अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ध्यान देखो बेटा जो है, ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस था हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर था हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, जो एंटीरियर, हाँ, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते हैं ना बेटा, उनका फॉर्मेशन खुद एंटीरियर पिट्यूटरी करवाती है, उनका फॉर्मेशन खुद एंटीरियर पिट्यूटरी करवाती है बेटा जो है, ठीक है ना, उनका फॉर्मेशन खुद एंटीरियर पिट्यूटरी करवाती है। लेकिन जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन को हम एडीएच भी कहते हैं बेटा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम एडीएच भी कहते हैं, किसको? वैसोप्रेसिन को। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, और हाइपोथैलेमस से रिलीज होके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल स्टोर होने आते हैं, केवल स्टोर होने आते हैं, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन को बनाता है हाइपोथैलेमस, केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इकट्ठा होने आते हैं, स्टोर होने आते हैं, ठीक है ना। तो दो हार्मोन होते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, है ना। वैसोप्रेसिन के फंक्शन हम अभी नहीं पढ़ेंगे बेटा, हम एंडोक्राइन नहीं पढ़ रहे हैं, हम जनरल बायोलॉजी के इंट्रो पढ़ रहे हैं जिसमें हार्मोन क्या काम करते हैं, तो एक दो हार्मोन हमने एग्जांपल में ले लिए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे जो है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा ऑक्सीटोसिन की, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से आता है बेटा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से आता है बेटा, है ना, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से आता है बेटा यहाँ पर एडीएच या वैसोप्रेसिन जो है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर दो मेन फंक्शन होते हैं बेटा, ठीक है, दो मेन फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। पहला फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का जो है, पहला फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का कि ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ हार्मोन होता है, ठीक है ना। मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा जब बॉर्न होता है बेटा, कोई बेबी मतलब जो है पार्टीशन जब होता है, प्रसव जब होता है, उसमें ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। और दूसरा फंक्शन होता है बेटा कि मतलब मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन का मतलब कि मेमरी ग्लैंड की मायोएपिथेलियल सेल पर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा,
तो बेटा मिल्क यहाँ पर बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ना, जिससे बेबी बाहर आ जाता है बेटा, है ना। बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको लेबर पेन कहते हैं, और फिर बेबी बाहर आ जाएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कम ऑक्सीटोसिन फीमेल रिलीज कर पा रही हो, ठीक है ना, यूट्राइन मसल से बराबर कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रहे हो, तो डॉक्टर यहाँ पर बेटा आर्टिफिशियल जो है मतलब बाहर से इंजेक्ट करते हैं उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन जो है, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन के फंक्शन हम थोड़ा कवर करते हैं, ठीक है ना, 30 सेकंड बाद। ध्यान से देखना बेटा, पार्टीशन को अभी मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पर ये बेबी रहा, ठीक है ना, ये बेबी रहा, तो बेबी मदर से अटैच होता है बेटा वाया प्लेसेंटा, ठीक है ना, वाया प्लेसेंटा बेबी मदर से अटैच होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा ब्रॉड में ही समझ लेते हैं, अगर समझ ही रहे हैं हम तो जो है, ये हमने पैच ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बेटा यूट्रस जो है, सॉरी इससे बनाना पड़ेगा, यूट्रस, यूट्रस, ये हो गई आपकी ओवरीज, ठीक है ना, और यहाँ पर यूट्रस, ये सर्विक्स, ठीक है ना, सर्विक्स और सर्विक्स, और ये वजाइना, है ना। ये दोनों ओवरीज हो गई, दो ओवरीज होती है ना, ये दो ओवरीज हो गई, और ये वजाइना। इधर देखो बेटा, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, फिर एक मस्कुलर लेयर होगी बेटा जो है, उसको हम कहेंगे मायोमेट्रियम, फिर सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है ना, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। अब एंडोमेट्रियम के अंदर ही, एंडोमेट्रियम के अंदर ही जो है बेबी क्या होता है, इवेंटेड होता है, ठीक है ना। और वाया प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है बेटा जो है, किससे, जो है मतलब मदर से। तो क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा जो है, जब जब प्लेसेंटा जो है रप्चर हो रहा होता है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना यहाँ पर रप्चर प्लेसेंटा, रप्चर प्लेसेंटा प्रोस्टोन सिंथेसिस को बेटा जो है इनहिबिट करता है, प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है ना, प्रोस्टोन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। प्रोस्टोन वो हार्मोन होता है बेटा जो यूट्रस को चिपचिपा बनाता है, जिससे बेबी बेबी मदर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम से इवेंटेड होता है बेटा। जैसे ही प्रोस्टोन की क्वांटी, प्रोस्टोन सिंथेसिस इनहिबिट होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा, तो यहाँ पर प्लेसेंटा और ज्यादा रप्चर हो जाएगा, ठीक है ना। और रप्चर प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। रिलैक्सिन हार्मोन जाएगा और पेल्विक गिडल को ब्रॉड करता है बेटा, और सर्विस 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 को डायल्यूट कर देगा, ठीक है ना, जिससे बेबी आसानी से यहाँ से निकल पाए जो है, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा जो है रप्चर प्लेसेंटा न्यूरो सिग्नल भेजता है, कहाँ, हाइपोथैलेमस में, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस में जब न्यूरो सिग्नल जाएंगे ना बेटा, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा हार्मोन, पिट्यूटरी से कहेगा कि भैया जो तुम ऑक्सीटोसिन स्टोर किए हो ना, उसको अब रिलीज कर दो, ठीक है ना। तो इधर देखो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से बोलेगा बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कि जो हाइपोथैलेमस स्टोर किए हो ना, उसको रिलीज कर दो बेटा, और ऑक्सीटोसिन आएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा, और यहाँ पर बेटा जो है मायोमेट्रियम में बहुत तेज कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। फीमेल के जो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम होती है ना बेटा जो है, उसमें बहुत तेज कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, और पेल्विक गिडल पहले से ही ब्रॉड हो चुका है बेटा जो है, तो यहाँ पर बेबी फ्लश आउट होकर बाहर आ जाएगा। तो शॉर्टकट में मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं बेटा पार्टीशन में, यहाँ पर जो है ना, बेबी कैसे बाहर आता है ना। मेन दो हार्मोन्स का रोल होता है, पहला होता है बेटा जो है पहला होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है रिलैक्सिन। हालांकि प्रोजेस्टेरोन कम नहीं होगा तब तक पार्टीशन नहीं होगा, तो प्रोजेस्टेरोन का कम होना जरूरी होता है, और रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन का बढ़ना बेटा। मेन हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है बेटा, ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में इतने तेज कॉन्ट्रेक्शन करवाता है कि बेबी फ्लश आउट होकर बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और हम चीजें बाद में देखेंगे बेटा। ऑक्सीटोसिन का पहला फंक्शन कि वो फीमेल के यूट्रस के
एंडोमेट्रियम में काम करके बेटा जो है फीमेल के यूट्रस के मायोमेट्रियम में इतना तेज कॉन्ट्रैक्शन कराता है कि यहाँ पर जो है लेबर पेन होता है बेटा, और बेबी फ्लश आउट होकर बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और जब देखो रिलैक्सिन जो होता है ना वो पेल्विक रीजन को ब्लॉक कर देगा और सर्विस को डायल्यूट कर देगा, ठीक है ना, सर्विस को डायल्यूट कर देगा, जैसे बेबी बाहर आ जाता है। बढ़ जाते हैं आगे। तो आपने ऑक्सीटोसिन का एक फंक्शन ये देखा। दूसरा फंक्शन ध्यान से देखो बेटा जो है, जैसे ही बेबी बेटा जो है मिल्क इजेक्ट करता है मदर के ब्रेस्ट से जो है ना, तो क्या होता है यहाँ पर लेट डाउन रिस्पॉन्स होता है बेटा, ठीक है ना। तो वो भाई कहता है मतलब हाइपोथैलेमस से जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से रिलीज होगा और आएगा बेटा जो है फीमेल के ब्लड में फैल जाएगा, और फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर मायोएपिथेलियल सेल होती है बेटा जो है ना, उनमें कॉन्ट्रेक्शन करा देगा। तो उनमें कॉन्ट्रेक्शन कराएगा तो मिल्क बाहर आएगा और बच्चे को मिल्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखना यहाँ पर बात ये हो रही है कि मतलब जो है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई एक बार क्या होता है, मान लो और आप मतलब कहीं विलेज वगैरह से रिलेटेड हो, अपने गाय भैंस वगैरह देख रखी हैं, तो उनका बछड़ा कई कंडीशन में मर जाता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब जैसे काऊ है ना, काऊ का जो बेबी है, तो वो जैसे ही मिल्क इजेक्ट करने जाता है तो मिल्क इजेक्ट करने जाएगा, पुश करेगा, ठीक है ना। तो लेट पुल डाउन रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक है ना। तो लेट डाउन रिस्पॉन्स जाएगा, जिससे उनके अंदर भी सेम एंडोक्राइन सिस्टम होता है, सेम ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, और वो मिल्क वो करना है, मिल्क को फ्लो करना, मतलब मिल्क को इजेकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, मिल्क इजेक्शन स्टार्ट कर देगा। तो फार्मर क्या करते हैं, बछड़े को बांध देंगे, ठीक है ना, खींच लेते हैं और मिल्क वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब मिल्क सारा निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा मिल्क को जो है मतलब बछड़े के लिए लास्ट में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं। तो कई कंडीशन में बछड़ा मान लो मर जाए, यहाँ पर जो है जो काऊ का बेबी है वो मर जाए जो है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, हम आर्टिफिशियल, क्योंकि वो दूध नहीं देगी यहाँ पर, तो हम आर्टिफिशियल टेस्टो की इंजेक्शन लेते हैं और लगा देते हैं उसके अंदर, फिर मिल्क निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है टेस्टो सॉरी बेटा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो हमारा होता है वो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, ठीक है ना। मतलब फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर जो है मायोएपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उनमें कॉन्ट्रेक्शन कराकर मिल्क का इजेक्शन कराता है। उसी में बस नहीं बेटा जो है, जो पूरा मतलब जो है मिल्क कंडक्शन पाथवे होता है ना, तो पूरे मिल्क कंडक्शन पाथवे के अंदर मायोएपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उनमें कॉन्ट्रेक्शन करा के और मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालता है कौन, ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है बेटा जो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी है बेटा जो है। ऑक्सीटोसिन एक इमोशनल हार्मोन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन एक इमोशनल हार्मोन होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीटोसिन एक और काम करता है, मेल के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में काम करके बेटा जो है स्पर्म को डिस्चार्ज कराता है, ठीक है ना, स्पर्म को डिस्चार्ज भी कराने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं इमोशनल हार्मोन कैसे है बेटा जो है, जैसे ध्यान से देखना, मान लो ये एक मेल दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये दिख रहा है एक मेल ही फीमेल बेटा जो है, ये बहुत खुश है, ठीक है ना। ये बहुत खुश क्यों है, क्योंकि इनको अभी अभी प्यार हो गया, ठीक है ना। अब मान लो जब शुरू शुरू में हम किसी से अटैच होते हैं, ठीक है ना, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता बेटा। जब मतलब आर्ली लव होता है ना, शुरू शुरू में किसी से प्यार हो जाए मान लो आपको, तो जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए बेटा जो है कि तीनों हार्मोन जो है, कोई यूफोर्बिया फील कराता है, कोई खुशी लाता है, जब आप इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो ना डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है ना। जब आप कोई सिगरेट वगैरह पीते हो बेटा तो वहाँ डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको आनंद मिलता है। जब आप अच्छा फूड खाते हो डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इनमें से तीनों हार्मोन जो होते हैं वो मतलब हमको ये नॉन नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है, नॉन एड्रिनलिन जो होता है ना, ये रोमांचक की स्थिति में जो है, ठीक है ना, कोई एक्साइटिंग वाली कंडीशन हो उस कंडीशन में आता है, ठीक है ना। तो तीनों हार्मोन जो होते हैं ये बिल्कुल जीवन को खुशियों से भर देते हैं, ठीक है ना। तो मान लो डोपामिन, सेरोटोनिन यूफोरिया फील कराता है, ठीक है ना। तो मान लो मसाज वगैरह आप ले रहे हो तो सेरोटोनिन रिलीज होगा, ठीक है ना। डोपामिन बहुत कंडीशन में रिलीज होता है बेटा जो है, रील्स देखना, ठीक है ना, अच्छा खाना खाना, ठीक है ना, सिगरेट पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना, इन सब चीजें डोपामिन रिलीज होता है। ऐसे सेरोटोनिन और ये नॉन एपिनेफ्रिन हो गया। अब ये तीनों जो हार्मोन्स हमारे हो गए ना बेटा, ये सब सब हमको क्या देते हैं, मतलब प्लेजर देते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचो कि तीन हार्मोन्स, एक हार्मोन अकेला ही बहुत आनंद देता है, तीन हार्मोन साथ साथ रिलीज हो रहे हैं तो कितना मजा आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल जब आपको बिल्कुल शुरू शुरू में प्यार होता है ना, तो इन तीनों हार्मोन के कारण होता है, और वो बिल्कुल मैजिकल मूवमेंट होते हैं, आपको लगता है बिल्कुल मतलब जो है ना, मतलब दुनिया अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है ना। और बिल्कुल जैसा फिल्मों में होता है, आपने देखा होगा सीन जो है, ठीक है ना, कि बिल्कुल
हम बाहर निकलते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है, खुश रहते हैं, ठीक है ना। इस समय क्या होता है कि जो दोनों कपल्स हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर बहुत फोकस्ड होते हैं ना, रात रात भर बात करना, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि तुरंत रिप्लाई देना मैसेज का, ये मैजिकल मूवमेंट होते हैं। ये मूवमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलते बेटा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चल जाएंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल चल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, दरार आना स्टार्ट हो जाती है रिलेशनशिप में, ठीक है ना। तो मतलब फिर चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, एक समय तक ठीक है, मतलब डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन आपकी रिलेशनशिप को कैरी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक कैरी नहीं कर सकते हैं बेटा जो है, ठीक है ना। बिकॉज 1-2 साल बाद फिर दरार आना स्टार्ट हो जाती है, कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज के रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपका लव ना, मतलब नॉर्मल जो जो पैशनेट लव है वो ट्रू लव में कन्वर्ट होता है, तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है ना बेटा जो है वो आता है। तो आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर बाद ऑक्सीटोसिन आएगा, वो आपके पैशनेट लव को ट्रू लव में कन्वर्ट कर देगा बेटा। और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो आपकी रिलेशनशिप का कोर होता है, ठीक है ना। तो मतलब मान लो कि यहाँ पर जो है कि दोनों लोगों को प्यार हुआ, उनका बच्चा भी हो गया बेटा जो है, ठीक है ना। तो फिर उनमें ट्रू लव हो जाएगा, ट्रू लव हो जाएगा तो उसका रीजन होता है बेटा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन एक इमोशनल हार्मोन होता है बेटा, उसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या करता है कि रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम बाइंड अप करके रखता है ना। लेकिन ध्यान से देखना बेटा जो है, कुछ ही मतलब कपल्स में ऑक्सीटोसिन वर्क करता है, बाकी कपल्स के अंदर क्या होता है कि मान लो डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉन एफिन, नया रिलेशनशिप बना है ना, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज हुए, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों को मजा आया, ठीक है ना। अब मान लो अगर यहाँ पर जो है एक 6 महीने साल भर में दोनों के बीच रिलेशन खराब होना स्टार्ट हुए, तो दोनों डिपार्ट कर जाते हैं, है ना, दोनों अलग हो जाते हैं। अब मान लो कई कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों के बीच ऑक्सीटोसिन भी आ गया, ठीक है ना, ट्रू लव हो गया, उनकी शादी भी हो गई और यहाँ पर बच्चा भी हो गया, ठीक है ना। अब अगर बच्चा भी हो गया तो फीमेल क्या करती है, फीमेल के लिए अब ऑक्सीटोसिन बच्चे की रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है बेटा जो है, क्योंकि बच्चे को दिन भर मिल्क इंजेक्ट कराना है, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चा मदर की गोद में ही रहता है हमेशा। अब ये मेल बेचारा बोरियत फील करता है, ठीक है ना। तो ये मेल क्या करेगा, अब दूसरी जगह ढूंढेगा कि इसको कहीं दूसरी जगह क्या मिल जाए, ये वाले हार्मोन्स मिल जाए बेटा, डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो मेल बेचारा हमेशा क्या करता है बेटा, शादी के बाद डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन तलाश में रहता है बेटा जो है, ठीक है ना। मतलब बहुत कम ही ऐसे, मान लो आप जो है कि 10% ही ऐसे होते हैं बेटा, है ना, जो जिनके ब्लड में मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहता है दूसरे के लिए, ठीक है ना, और एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ते रहते हैं दोबारा, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर और ध्यान से देखना बेटा जो है, जो फीमेल होती है ना, अब मान लो कोई रिलेशनशिप है यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर मेल है, ये इस पेन से बनाना पड़ेगा, मेल है और फीमेल है ना। अब ध्यान से देखना, जो फीमेल होती है, फीमेल बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन के फंक्शन किसके अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर। वही यूट्रस किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। ब्रेस्ट किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर नेचुरली जो है ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता है ना, और मेल के अंदर ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होता है। इसीलिए आपने रिलीज किया होगा, कि रियलाइज किया होगा कि जब आप घर से आते हो तो मम्मी रोती है, पापा नहीं रोते हैं, है ना, बिकॉज पापा कम इमोशनल होते हैं, मम्मी ज्यादा इमोशनल होती है, ठीक है ना। तो वही रीजन होता है कि मदर ज्यादा, मतलब फीमेल ज्यादा इमोशनल होती है, मेल कम इमोशनल होते हैं। तो कई बार रिश्तों में बेटा जो है फीमेल इमोशनली मेल से ज्यादा ज्यादा अटैच होती हैं, इसलिए फीमेल डिपार्ट कम करती हैं, ठीक है ना, फीमेल डिपार्ट कम करती हैं, मेल डिपार्ट ज्यादा कर जाता है बेटा, क्योंकि मेल इतना इमोशनल नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर रिलीज होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी रिलीज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में बहुत सारे फंक्शन हो गए। ऑक्सीटोसिन बेटा जो है मेल में स्पर्म डिस्चार्ज भी करता है, वॉश डिफरेंस में काम करके स्पर्म को बाहर मतलब निकालने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो हमने हार्मोन्स के बारे में जान लिया। तो आज हमारी बेसिक बायोलॉजी जो थी खत्म हो गई, और अब हम पढ़ेंगे बेटा जो है सेल बायोलॉजी, ठीक है ना। तो आप लेक्चर्स देखो, आपको बेसिक बायोलॉजी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई हमारी बॉडी, हम कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है ना। उससे पहले यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, फिर अर्थ के अंदर प्रोकैरियोट कैसे आए, फिर यूकैरियोट कैसे आए, सेल क्या होती है ना, एंजाइम्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, लिविंग नॉन लिविंग डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, मान लो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 8, 9, 10 आप अच्छे से नहीं क्लियर कर पाते हो बेटा, जिससे हमको बेसिक टर्म ही नहीं आते हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं पता है, सेल नहीं पता है, हार्मोन नहीं पता है, एंजाइम नहीं पता है ना, नर्वस सिस्टम की क्या होता है यही पता नहीं है, ठीक है ना। ये थी बेसिक बायोलॉजी, और हमारी आज ये पूरी हो गई है, ठीक है ना। तो इसका तीसरा लेक्चर था। अब हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और 12th में शुरू करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट्स, ठीक है ना, और 11th की सेल बायोलॉजी। तो अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे हों, इंटरेक्टिव लगे हों, ठीक है ना, और मतलब आप पढ़ना चाहते हो मुझसे इन फ्यूचर भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू।